हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। शानदार जानदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। कैसे हो भैया? तो भैया कारवा जो है आगे चलता जा रहा है। वन शॉट एक्सप्लेनेशन अपने पूरे रफ्तार से पहुंच चुका है और आज बात करेंगे चैप्टर 5 को लेके। चैप्टर 4 मतलब प्लानिंग कंप्लीट हो चुका, टाइप्स ऑफ प्लान्स कंप्लीट हो चुके। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो आपको मैंने कवर करा दिया था। आज बात होगी ऑर्गेनाइजिंग की, और ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है इस बारे में थोड़ी चर्चा होगी। और लेंथी चैप्टर, नो डाउट इन दैट। ठीक है, बहुत सारे कवर्स पॉइंट करने पड़ते हैं हमें इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें तो मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, फीचर से बात करेंगे, इंपॉर्टेंस से बात करेंगे, फिर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजन स्ट्रक्चर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेलीगेशन, इनफॉर्मल, फॉर्मल, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन। भैया अथा है इस चैप्टर के अंदर, पर पढ़ेंगे इस तरह से कि आपको फटाफट से समझ में आ जाए। टू द पॉइंट बात करेंगे, ठीक है, और टू द पॉइंट आपको दिमाग में रखना है सारी चीजों को। वन शॉट एक्सप्लेनेशन है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा अपने कन्फाइंड रहता है चीजों को लेकर। पर अगर आपको डिटेल्ड चाहिए, सर हमें तो डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, बड़ा सिंपल सा। कुछ नहीं करना, कॉमर्स इजीली की वेबसाइट पर जाना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है, और साथ ही साथ वहां पे जो प्लेलिस्ट है उसको आपको ओपन कर लेना है। चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपको टॉपिक वहां मिल जाएंगे जो डिटेल्ड के अंदर हर एक चीज को कवर किया हुआ है। तो आज बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग को लेकर भैया। अब देखिए ऑर्गेनाइजिंग कहता है कि अपने आप में, देखिए काफी बार हमें सुनने को मिलता है अपनी लाइफ के अंदर, यू आर अनऑर्गेनाइज्ड। यार कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, या ऑर्गेनाइज्ड है ये। ठीक है, इट मीन्स अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है कि आपका रूटीन सही नहीं है। ठीक है, आपकी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, आपको पता ही नहीं चलता यार कपड़े कहाँ पड़े हैं, कीज कहाँ पड़े हैं, मेरे को मोबाइल ढूंढना पड़ता है, कभी इधर मिलता है कभी उधर मिलता है, टाइम रूटीन सेट नहीं है, कब सो रहा हूँ, कब उठ रहा हूँ, कब खा रहा हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है। पर जब हम इसको ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो हम बोलते हैं भैया ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि प्लानिंग तो सारी हो गई। ठीक है, हमने दिमाग तो सारा बिठा लिया हमारा। ठीक है भैया, टाइप्स ऑफ प्लान, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी पॉलिसीज, हमारा बजट क्या रहेगा, ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा, रूल्स क्या रहेंगे, ये सब चीजें हमने कवर कर ली, मैथड्स, प्रोसीजर वगैरह। पर इसको अब चाहिए, ये तो सब दिमागी तौर पर काम चल रहा है, ये सब मेंटल काम है, प्लानिंग हो रही है। ठीक है, रिटर्न वर्क हो गया, सब हो गया, पर अब चाहिए आपको रिसोर्सेज उस काम को कंप्लीट करने को लेकर। आप डिसाइड करोगे भैया, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिसाइड किया जाएगा, फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके हिसाब से बताओगे भैया अच्छा ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट है, इसको जाके इसको रिपोर्ट करना है, किस पर्सन को किसको रिपोर्ट करना है। जहां पे डिवीजन ऑफ वर्क होगा, ग्रुपिंग होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन होगा। इट मींस यहां पे कहीं ना कहीं हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक शेप देना चालू कर देते हैं। वो रिसोर्सेज जरूरी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे मटेरियल रिसोर्सेज हो। वो रिसोर्सेज जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या करोगे, अपने काम को कंप्लीट करोगे। तो चलिए इसी से आरंभ करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को। उससे पहले करना क्या, आपको कुछ नहीं करना। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग यहाँ पे सब चीजें आपको समझाई जा रही है। तो अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, तो जैसे कि डेली लाइव क्लासेस का आपको करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है और टिंग 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 बेल बज जाएगी, जहां आपको कॉमर्स के 11 12 सीएस के भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। तो डेली लाइव क्लासेस, डेली लेक्चर्स जो आप इसको यहाँ पे आके, जैसे कि हमने बताया उदय बैच होता है और शिखर बैच होता है, उसके लिए आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये आपको इस तरह से प्लेलिस्ट मिल जाएगी भैया, वन शॉट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एकदम शानदार जानदार, कोई टेंशन की बात नहीं है। करना कुछ नहीं है, कॉमर्स इजीली पे आप आ चुके हो। यहाँ पे आपको वन शॉट राहुल शर्मा के नाम से आप देखो, एक मिनट, यहाँ पे आपको वन शॉट देखने को मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आप गो थ्रू कर लीजिए और ये आपका काम हो जाएगा। इतनी शानदार है, हर एक चीज के ऊपर वन शॉट बना हुआ है, टॉपिक वाइज आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे भैया। तो टॉपिक जैसे मैंने बताया, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, वो बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भैया क्यों जरूरी है, अगला बात करेंगे। तो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर, एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, लिमिटेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, इसके ऊपर भी, मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, तो मतलब आपको पता लग जाएगा भैया इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या कवर किया। तो एक तरह से ये इंडेक्स के रूप में काम करेगा आपके लिए। डिविजन स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये भी कवर करेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग्स, फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फटाफट
इनफॉर्मल के फीचर्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, साथ ही साथ डेलीगेशन अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन, रिलेशन बिटवीन डेलीगेशन सेंट्रल डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन इज नेसेसरी बट नॉट डिसेंट्रलाइजेशन, इस पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए आपके लिए ये पॉइंट भी लेके आया हूं, और इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो चलिए हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से। तो भैया जैसे मैंने बताया, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द organization and bringing together the physical, financial and human resources to establish the most productive relation for the achievement of the specific goals of the organization। भैया ये सारी माथापोड़ी हो क्यों रही है? ये सारी माथापोड़ी हो रही है क्योंकि हमें गोल अचीव करना है। हम मैनेजमेंट किसका करेंगे भैया? ऑब्जेक्टिव उसको हासिल करने के लिए करेंगे, जो प्लानिंग है उसको अचीव करने के लिए करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई कर रहा है। क्या आइडेंटिफाई कर रहा है? वर्क को, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, क्या क्या काम करना है, और फिर उसका करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क कर देंगे, जिससे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है हमें। फिर जो सिमिलर नेचर के वर्क है उनको क्या कर देंगे, हम ग्रुपिंग कर देंगे। जैसे सेल्स से रिलेटेड हो सेल्स डिपार्टमेंट बना देंगे, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना देंगे, है ना, परचेज से रिलेटेड हो परचेज डिपार्टमेंट बना देंगे, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड हो फाइनेंस डिपार्टमेंट बना देंगे। तो ये हो गया ग्रुपिंग, डिफरेंट एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग टुगेदर द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब ये सब काम कब करेंगे, जब इनको हम क्या क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देंगे, विच मीन्स फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। फिजिकल मतलब हमारे यहाँ पे जो हमारे रॉ मटेरियल्स की, मशीनरीज की जो रिक्वायरमेंट है वो हो गई, फाइनेंशियल पैसा तो चाहिए, बिना पैसे को कोई काम हो नहीं सकता, एंड ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना कुछ काम करा जा नहीं सकता। और ये सब करना क्यों है, क्योंकि हमें क्या अचीव करना है बेटा, गोल अचीव करना है। क्या अचीव कर लेना है, गोल अचीव कर लेना है। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को फर्दर समझने के लिए, तो इस शब्दों में कहा सकता है, ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब ऑर्डरली फॉर्म क्या होता है बेटा, जैसे हमने एक पढ़ा था प्रिंसिपल मैनेजमेंट पढ़ा था, प्रिंसिपल मैनेजमेंट था ऑर्डर, उसका मतलब क्या था कि हर एक चीज की एक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जगह होनी चाहिए और वहीं पे वो चीज होनी चाहिए, जिससे टाइम वेस्ट नहीं हो, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो सेम वे ऑर्गेनाइजिंग भी कहता है कि भैया सब चीजों को ऑर्डरली तरह से अरेंज कर दो, जिसकी जहां रिक्वायरमेंट है वो चीज ऑलरेडी वहां पे होनी चाहिए, तभी तो आपका काम अच्छी तरह चल पाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज की बात हो, अगर वो रिक्वायर्ड और वो वहां पे नहीं है तो काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बिगड़ जाएगी चीजें। हाँ सर बिगड़ जाएगी। When the managers are performing an organizing function, it results in creation of an organization structure which shapes the system of working। तो बेसिकली बात यह है, जब भी एक मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करता है तो एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है, या हम बोलते हैं एक फ्रेमवर्क डेवलप होता है, और उसके अंदर वो काम करने का तरीका होता है। अब स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क जो होता है या तो आपका फंक्शनल होगा या वो डिविजनल होगा, साथ ही साथ आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, नैरो होगा या वाइड होगा, वो डिपेंड करेगा आपके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है सर, भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने लोगों को आराम से काम करवा सकता है बिना माथाफोड़ी करे। सिंपल सी लॉजिक, भैया आप अपने अंडर कितने लोगों को इजीली संभाल सकते हो। जैसे एक क्लास में एक टीचर गई, अब उस टीचर के नीचे 30 बच्चे हैं, पर टीचर से नहीं संभल रहा, सारे हया हुल्ला कर रहे हैं, टीचर चिल्ला रही है, कुछ नहीं हो रहा, टीचर से बस में नहीं आ रहे। इट मीन्स इनका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 30 का नहीं है, इनको क्या करना पड़ेगा, 20 पे रखना पड़ेगा, 20 पे देखना, 20 पे मतलब हाँ। तो इससे अगर ऐसे टीचर्स हैं आपके पास जो 20 हैं, मतलब एक टीचर जो 20 बच्चों को कंट्रोल करते हैं, तो अगर आपके एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं तो आपको कितने सेक्शन करने पड़ेंगे, 3 सेक्शन करने, मतलब स्पैन जो होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। वहीं पे एक टीचर है जो 60 बच्चों को कवर कर सकता है, तो एक ही क्लास में हो जाएगा, तो आपका वाइड हो जाएगा। क्लियर है, आगे समझ में। चलिए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन। फेयोल भैया की डेफिनेशन पढ़ना भी जरूरी है, भैया नहीं पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग। सिंपल सा लॉजिक है कि एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना है तो उसको भैया सब चीज प्रोवाइड कर दीजिए जो उसको चाहिए इजीली रन करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो टूल्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो पर्सनल मींस ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन हमने चाहे अलग अलग पढ़ी है या अलग अलग वर्ड्स में समझा है, पर इसका कहने का मतलब सिंपल सा है
कि भैया अगर बिजनेस को अच्छी तरह रन करना है तो ऑर्डरली मैनर में काम करना पड़ेगा। ऑर्डरली मैनर कैसे होगा, जो आपके पास जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो रिसोर्स आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए, काम बन जाएगा, ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली जो हम बोलते हैं यू आर अनऑर्गेनाइज, उसको क्या कर लीजिए, ऑर्गेनाइज कर लीजिए। हर चीज का एक प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर जगह होनी चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज होने चाहिए, जिससे काम एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और स्मूथली कंडक्ट हो सके। क्लियर है? तो ऑर्गेनाइजिंग को अगर आप बेसिक शब्दों में समझोगे तो ऐसे बोल सकते हो, भैया ऑर्गेनाइजिंग करता क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क करता है, स्पेशलाइजेशन लीड करता है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशन डिफाइन करता है, ठीक है, किसको हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम ये डिसाइड करता है, डेलीगेशन की बात करता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है। तो ये सब चीजें ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कवर की जाती है। क्लियर है? आगे बढ़ समझ में? चलिए जी, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को लेकर। ना प्रोसेस ऑर्गेनाइजिंग की जब बात करते हैं तो बेसिकली पहला आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला यही होता है बेटा। ना व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क? यहां पे बोलते भैया आप काम को समझिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार के काम होने हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने प्रकार के काम होने हैं, ठीक है, उसका आप एक ब्यूरो बना लीजिए, वर्क टू बी डन और टू बी परफॉर्म्ड, कितने काम हमें करने हैं, और उन काम को क्या करें आप, उन काम को डिवाइड कर दीजिए। जैसे एग्जांपल आप बहुत सुनने को मिलता है, जैसे बैंक में जाते हैं तो आप देखते हो हर एक चीज का, हर एक बंदे का अलग अलग काम है। एक बंदा होगा जो कैशियर होगा। अब कैशियर भी दो होते हैं, एक होता है पेमेंट करने वाला, मतलब मुझे पैसे निकालने तो एक के पास जाऊंगा, या मुझे पैसे जमा कराने तो एक रिसिप्ट वाला होता है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा आपने वर्क देखा होगा भैया, एक हेल्प डेस्क होता है, उसका काम होता है भाई जिसको जो मदद चाहिए, अकाउंट फॉर्म ओपन करवाना है, सर अकाउंट कौन सा, करंट अकाउंट का क्या रिक्वायरमेंट है, सेविंग अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, एफडी कैसे करवाई जाती है, ये वाला। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे लोन डिपार्टमेंट होता है, लोन डेस्क मिलेगा आपको, जहां आप जाके थोड़ी सी इशू आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। आपको वहां पे लोन डेस्क मिलेगा, जहां पे अगर मान लीजिए आपको लोन लेना है उसके लिए हो गया, ठीक है। एक होगा जो आपके आरटीजीएस करने के लिए, एनईएफटी करने के लिए, एक मैनेजर होगा, ठीक है, एक पियोन होगा जिसका काम अलग है। तो सबका काम पता लगाया क्या क्या काम करना है, और उसके हिसाब से काम को क्या कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। जब आप काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो होगा क्या इससे, कि हर बंदे को पता है कि भैया मुझे काम क्या करना है, और उसका काम सीमित है। भैया कैसे पेमेंट लेना है, मुझे पेमेंट करना है, मुझे यहाँ पैसे लेने लोगों से तो फिक्स है अगले को, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो ये अपने काम में क्या हो जाएगा, माहिर हो जाएंगे। मीन्स क्या लेके आ जाएगा बेटे, स्पेशलाइजेशन लेके आ जाएगा। तो मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क क्या लेकर आएगा, स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ समझ में? चलिए इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारा ग्रुपिंग द जॉब्स एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया, जो सिमिलर नेचर के जॉब होते हैं उन सबको एक हेड में ग्रुप कर दिया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए सेल्स रिलेटेड काम है तो उसके लिए आप क्या बना दोगे, सेल्स डिपार्टमेंट बना दोगे। अगर मान लीजिए प्रोडक्शन रिलेटेड काम है तो उसके लिए क्या बना दोगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दोगे। अगर मार्केटिंग रिलेटेड काम है तो उसके लिए क्या बना दोगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दोगे। मतलब जैसे फाइनेंस रिलेटेड काम है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो एक ही तरह के नेचर ऑफ जॉब है, अलग अलग नहीं है, तो उसको कहाँ डाल दोगे, एक ही जॉब के अंदर डाल दोगे। भाई सिंपल सा है, देखिए आप इसको, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी लाइव एग्जाम्पल, अपनी लाइव जिंदगी से बहुत ईजिली से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना खाना बनाने का काम, अब उसमें तो बहुत भैया सुबह का ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, डिनर भी है, स्टार्टर भी है, तो ये सब कैटरिंग के अंदर चला जाता है ना। भाई ये खाना बनाने का हो गया, साथ ही साथ वहाँ पे सर्व करने के लिए, ठीक है, प्लेटें वगैरह अरेंज करने के लिए, ठीक है, लोगों को अच्छी तरह सर्विस देने के लिए, ये सब किसका काम है, केटरिंग का काम है। तो ये केटरिंग वाले के अंदर चल जाता है, ठीक है, हलवाई वगैरह वो सब केटरिंग का हिस्सा हो गया।
डेकोरेशन, चाहे वो मंडप का करना हो, चाहे वो कमरों का करना हो, चाहे कोई घर का करना हो, तो वो पूरा क्या हो गया डेकोरेशन का। चाहे फ्लावर डेकोरेशन हो, चाहे कपड़ा का डेकोरेशन हो, तो वो डेकोरेशन हेड बन गया पूरा ऑटोमेटिकली। समझा गया? तो वैसे ही क्या होता है, जब आप आइडेंटिफाई कर लिए वर्क को, डिवाइड कर दिए, उसके बाद जब सिमिलर नेचर का जॉब हो उसके लिए क्या करते हो आप, एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हो, दैट इज ग्रुपिंग एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बेटा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, किसको क्या काम करना है, बहुत सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पर, है ना। भैया तुम्हें ये काम, भैया आपने डिवीजन आइडेंटिफाई कर लिया कि ये काम इतने इतने प्रकार के हमें काम चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया आपको बैंक का कि भैया एक कैशियर 2 चाहिए हमें, एक लोन वाला बंदा चाहिए, एक हेल्प डेस्क वाला बंदा चाहिए, एक मैनेजर चाहिए, एक पियोन चाहिए, एक गार्ड चाहिए। तो ये आपने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर ग्रुप कर लिया। अब जो बंदा उस चीज के लिए कैपेबल है उसको वो ड्यूटी क्या कर दो, असाइन कर दो। अब सिंपल से आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो ऑर्गेनाइजिंग बड़ा अच्छा होता है स्कूल में, ठीक है भाई। आपके कॉमर्स भी है, आपके साइंस भी है और आपके आर्ट्स भी है, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग हुआ एक तरह से देखा जाए तो। भाई जो सब्जेक्ट है जैसे कि मान लीजिए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, ये किस में चला गया, कॉमर्स में चला गया, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। साइंस में अगर बात करें तो आपका केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, फिजिक्स हो गया, इधर हो गया। आर्ट्स में आपकी ज्योग्राफी वगैरह ये हो गई। तो ये आपने क्या डिवीजन कर दिया, पहले आइडेंटिफाई किया फिर ग्रुपिंग कर दिया। अब क्या करोगे, असाइनमेंट ड्यूटी टीचर्स अपॉइंट करोगे। अब ऐसा तो है नहीं साइंस वालों को बोले भाई कॉमर्स वाले बंदे को जो अकाउंट्स पढ़ा दे, वो तो हो नहीं सकता ना। जो जिसके लिए माहिर है उस चीज में उसको अपॉइंट कर देना चाहिए, असाइन कर देना चाहिए। लास्ट है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भैया आपके सुपीरियर कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है, ठीक है। आपका सुपीरियर कौन है और आपका सबॉर्डिनेट कौन है, ये रिलेशन भी इसी में जज होता है कि जो हायर अथॉरिटी में होगा, जिसके पास ज्यादा पावर होंगे, वो आपके सुपीरियर होंगे, आप उसके नीचे आ रहे हो, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो जो असाइन कर रहा है टास्क, आपको कंप्लीट करना है, तो आप क्या होगा, सबॉर्डिनेट होगे। तो हायरार्की भी इसी में डिसाइड होती है। जो ज्यादा पावर के साथ, अथॉरिटी के साथ अपॉइंट होता है वो हमारा क्या हो जाता है, सुपीरियर हो जाता है। जिसके पास पावर थोड़ी कम होती है वो क्या हो जाता है, सबॉर्डिनेट हो जाता है। इज इट क्लियर? आगे बस समझ में, सिंपल सा है, कोई अलग चीज नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो अब इसको आप फटाफट से रीड कर सकते हो, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। द डिवीजन ऑफ वर्क्स मेक श्योर देयर इज नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड देयर इज नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन। तो ऑब्वियसली सबको काम डिवाइड कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि कितने प्रकार के काम हमें करने हैं। जैसे शादी के अंदर हम बोलते हैं कि भैया सब्जी का काम करना है, दूध वाले का काम करना है, ठीक है, हलवाइयों के साथ एक जन को बैठना है, ठीक है। जो गुड़िया है, मान लीजिए लड़की की शादी है तो उसको मेकअप वाले के लेके जाना, वहाँ से लेकर आना है, ठीक है। जो बारात आएगा उनका स्वागत कौन करेगा, तो सबका ये हो गया वर्क डिवाइड। सबको डिवाइड कर दिया वर्क, सबको डिवाइड। तो आपको पता है कि भैया डिवीजन ऑफ जब वर्क हो गया है तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होने के चांसेस 0 हो चुके हैं। और सबको पता है कि भैया हमें ये काम करना है, तो एक ही बंदे के ऊपर एक से ज्यादा काम का बर्डन नहीं पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ बैंक का आपको दे दिया, विद द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू जॉब्स एंड बैंक्स वर्क्स वेरी स्मूथली एंड सिस्टमेटिकली। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा भी दिया है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड समझ सकते हो। नेक्स्ट है आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क द स्मॉलर जॉब्स रिलेटेड एंड सिमिलर जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड पुट अंडर दी वन डिपार्टमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। एग्जांपल आपको मैंने कॉमर्स डिपार्टमेंट का दिया, कॉमर्स स्कूल में जैसे कॉमर्स का दिया, आर्ट्स का दिया, साइंस का दिया, वो सब यहाँ कवर होता है। थर्ड होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मैंने आपको बताया कि अब साइंस वाले बंदे जो बायो पढ़ाता है उसको बोल दो जाओ या अकाउंट्स पढ़ा के आओ या बेस्टी पढ़ा के आओ, पॉसिबल नहीं है। या मुझे बोल दे जाओ भैया बायो पढ़ा के आ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है। जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉइज आर असाइंड द ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। भैया आपका ये रिक्वायरमेंट है, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, आपको ये काम करना है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर डिफाइंस द कंटेंट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेटेड टू द जॉब। बहुत इजी है ये पॉइंट भी, कोई अलग सी बात नहीं है इसके अंदर। Establishing a reporting relationship, the employees must perform the job and perform the job. Every individual needs some authority. भाई ऑब्वियस सी बात है ना, भाई मैं आपको कोई काम दे दिया, उन्होंने बोला भाई ये काम कंप्लीट कर दो, पर ये काम करने के लिए कुछ ना कुछ अथॉरिटी तो चाहिए ना। मान लीजिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब मुझे अथॉरिटी नहीं है भैया आप ये ना कैमरा यूज़ नहीं कर सकते, आप ये माइक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, या पैनल यूज़ नहीं कर सकते, क्या मैं कर सकता हूँ काम? नहीं कर सकता। तो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए एक छोटी सी अथॉरिटी या जितनी जितनी उसकी रिक्वायर उतनी अथॉरिटी उसको मिलनी चाहिए।
द असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब जिसके पास जितना ज्यादा अथॉरिटी उसके पास उतनी वो मतलब वो सुपीरियरिटी में चल जाएगा, जिसके पास कम वो सबऑर्डिनेशन के अंदर आ जाएगा। विद द एस्टैब्लिश ऑफ अथॉरिटी मैनेजरियल हायरार्की गेट्स क्रिएटेड, चेन ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन फॉलोज दिस हायरार्की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ये कौन से प्रिंसिपल मैनेजमेंट को डिनोट करता है? ये हमारे स्केलर चेन प्रिंसिपल को डिनोट करता है। क्वेश्चन बन सकता है आपके ऊपर 1 नंबर का, ये ध्यान होना जरूरी है बेटा। क्लियर? चलिए जी, अब बात करते हैं भैया इंपॉर्टेंस को लेकर। अब इंपॉर्टेंस भी करना जरूरी है, इंपॉर्टेंस नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा भैया? ये तो गलत हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगा। चलिए, तो मैंने जैसे आपको हमेशा बोलता हूं कि भैया अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, चैप्टर की क्रक्स समझ में आ गया, चैप्टर कहना कहता है ये समझ में आ गया, तो इसके इंपॉर्टेंस को ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही समझ जाओगे। चलिए एक एक को पढ़ेंगे तो आप खुद बोलोगे सर समझ में आ गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, सबसे पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। कैसे होगा बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन? अभी मैंने आपको समझाया कि भैया जब आपने वर्क को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, छोटे छोटे हिस्सों के अंदर, और उस बंदे को वही काम दे, जैसे कैशियर मैंने एग्जांपल दिया आपको, है ना, कैशियर का एग्जांपल दिया, वहां पे बंदे को पेमेंट रिसीव करना, उसकी एंट्री करनी है, एक बंदे को पे करना है और उसकी एंट्री करनी है, तो बस बात खत्म। एक बंदे को जो है भैया चेक इश्यू करना है या उसके जो प्रॉब्लम्स आते हैं कस्टमर को वो सॉल्व करना है। अगर वो रेगुलर बेसिस वही काम करता रहेगा तो स्पेशलाइजेशन आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब ऑब्वियसली बात है, मैं अकाउंट्स पढ़ाने लग जाऊँ, ठीक है, और मैं अकाउंट्स पढ़ाता जाऊँ तो मेरे पास स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स हो गए पढ़ाते हुए, तो ऑब्वियसली मेरे अंदर क्या आ गया? स्पेशलाइजेशन आ गया। तो वही चीज हम स्कूल में भी देखते हैं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होता है और उसको वो काम प्रॉपरली बताया गया होता है, भैया आप ये काम कीजिए, डिवाइड करा वो वर्क को, तो वो जब रेगुलर बेसिस पे वो काम करेगा तो स्पेशलाइजेशन लेकर ही आएगा, एफिशिएंसी इंप्रूव ही होगी। रोल क्लियरिटी बहुत सही होती है यहाँ पे कि भैया आपने जॉब डिस्क्रिप्शन की जो बात करी वहां पर बहुत क्लियर कर दी कि भैया आपको क्या काम करना है, आपसे कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने के कोई चांसेस नहीं है, डुप्लीकेशन होने के कोई चांसेस नहीं है, ओवरलैपिंग होने के कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। थर्ड, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, वही वाली बात, हायरार्की क्रिएट हो गया, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन क्लियर हो गया, डिपेंडिंग आपके पास कितनी अथॉरिटी, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी वो सुपीरियर, जिसके पास कम वो सबऑर्डिनेट, तो आपके अपने रिलेशन वर्किंग भी क्लियर हो जाता है कि भैया मुझे किसको रिपोर्ट करना है, मुझे किससे ऑर्डर लेना है। जब ये क्लियर हो जाता है तो ऑब्वियसली एक यूनिटी ऑफ कमांड जो होता है वो भी क्लियर हो गया, आपका स्केलर चेन भी क्लियर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको जो कंफ्यूजन होने के चांसेस होते हैं कि भैया हम यार मुझे क्या काम करना है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है या किसका ऑर्डर मानना है, वो कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भैया जब डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, क्या नहीं होगा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है आपके रिसोर्सेज प्रॉपर यूज होंगे नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे ना। अब भैया एक ही आदमी जो है या 2 आदमी जो है वो एक काम कर रहे हैं, तो वो जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए कैशियर है, ठीक है, ये पेमेंट भी रिसीव कर रहा है और पे भी कर रहा है, और दूसरा वाला बंदा बैठा टाइम पास कर रहा है, तो इसको तो फ्री पॉकेट में पैसे मिल रहे हैं। जिसको जो काम अगर वही करेगा तो ऑब्वियसली स्पेशलाइजेशन आएगा, उसकी रोल क्लियरिटी है, वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर है, साथ ही साथ जो पैसा है जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आपके रिसोर्सेज प्रॉपर यूटिलाइज होंगे, इफेक्टिवली यूटिलाइज होंगे और उसका जो रिजल्ट है वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में, एफिशिएंसी इंक्रीज करने में ही हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो देखिए वो वाली बात है, टू द पॉइंट बात करनी है अपन को, है ना। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्योंकि सबको अपना रोल पता है और उस रोल के हिसाब से आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया हुआ है। तो हर डिपार्टमेंट को अपना काम पता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट क्या करता है, मदद करता है, तो कोऑर्डिनेशन बनी रहती है, इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है,
साथ ही साथ क्योंकि आप बहुत इजीली सब चीजें मतलब जैसे वाली एग्जांपल को समझिए इस तरह से कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपना काम पता है, इसके अलावा परचेज डिपार्टमेंट को अपना काम पता है, सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट, अब इन सबको अपना अपना काम पता है और इन सबको कंपनी का गोल पता है। अब जो भी काम हो रहा है इस गोल को अचीव करने के लिए किया जा रहा है। जब सबको अपने काम पता है, अपने रोल पता है, क्लियरिटी है, तो भैया हर एक डिपार्टमेंट दूसरे को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑब्वियसली कंपनी का गोल अचीव करने में ज्यादा आसानी होगी। इसी तरह से कंपनी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है, क्योंकि जब काम पता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो रहे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, गोल इजीली अचीव होगा, स्मूथ वर्किंग होगा, तो कंपनी का कोऑर्डिनेशन बैठेगा और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिलेगा। अडॉप्शन टू चेंजेस, अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है भैया, जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत रेयर देखने को मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मिलता है। अब हमने ग्रुपिंग ऐसी कर रखी है, मान लीजिए हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रखा है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब मान लीजिए जीएसटी आया, तो जीएसटी आएगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन से डिपार्टमेंट को करेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे ही इफेक्ट आया है, तो ये क्या कर सकते हैं, आराम से चेंजेस को अडॉप्ट किया जा सकता है और धीरे धीरे बाद में सारी ऑर्गेनाइजेशन की ओर उसको मूव किया जा सकता है। तो जब इफेक्ट आता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे आता है, वो डिपार्टमेंट उसको पहले इनहेल करती है, अपने अंडरस्टैंड करती है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करती है और धीरे धीरे बाकी डिपार्टमेंट्स वो चेंजेस लेकर आती है, तो चेंजेस भी बड़ी इजीली तरह से अडॉप्ट कर लिए जाते हैं। फर्ज नहीं होता कि नहीं, फर्ज हो जाता नहीं भैया ये क्योस क्रिएट हो गई, ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वैसा चीज नहीं देखने को मिलती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना भी आसान है भैया, क्योंकि आप डिपार्टमेंटलाइजेशन है तो आप ऑब्वियसली एक अलग बाकी जो अपना डिपार्टमेंट है वो काम करते जाओ, एक अलग से डिपार्टमेंट डाल दिए। जैसे मान लीजिए आपने बना रखा था भाई परचेज डिपार्टमेंट, फिर आपने बना दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट। अब आपको लगा यार ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, हमें अच्छे इंप्लॉयज को हायर करना चाहिए, एक विंग अलग से बना देनी चाहिए, तो आपने एचआर डिपार्टमेंट बना दिया। अब बताइए क्या इसको कोई प्रॉब्लम आई, इसको कोई प्रॉब्लम आई, इसको कोई प्रॉब्लम आई, इसको कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए आपने साइंस और कॉमर्स ले रखा था, स्कूल में साइंस और कॉमर्स चलता था, अगले साल से आर्ट्स स्टार्ट कर देंगे तो एक अलग डिपार्टमेंट बना देंगे, बाकी कोई डिपार्टमेंट को फर्क आएगा, कोई चेंजेस होगा, कोई मुसीबत होगी? नहीं होगी। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ भी बड़ा आसान होता है ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंटलाइजेशन के थ्रू। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, ये किसके थ्रू बात करेगा? ये डेलीगेशन के थ्रू बात करता है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही बंदा सारा काम कर ले पॉसिबल नहीं है, वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो क्या करता है भैया, जो रूटीन जॉब होता है वो अपने जो नीचे इमीडिएट सबऑर्डिनेट होता है उसको देता है, भैया तुम संभाल लिया करो ये काम। जब वो बंदा संभालेगा काम तो उसमें कहीं ना कहीं मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होना चालू होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने करियर में ग्रो करेगा, अपनी स्किल्स में ग्रो करेगा और उसको फायदा मिलेगा। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल रिलेटेड टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इज इट क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग को लेकर। हाँ जी, तो अब बात करेंगे मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेकर। अब क्या है भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब? देखिए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसमें मैनेजरियल टास्क परफॉर्म किया जाता है, जहाँ पे एक हायरार्की डिसाइड होती है, ठीक है, कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है। ये सब चीज़ें जो होती है वो किसके अंदर कवर करते हैं बेटा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर कवर करते हैं। चलिए इसको फटाफट से रीड कर लेते हैं, ज़्यादा टेंस लेने वाली बात नहीं है, ईजी टू द गो है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज ए नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशन, ये ध्यान रखना, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजिशन, कौन किस जगह पे है, किसके पास कितनी पोजीशन है, जॉब कितनी है, ठीक है, ये सब नेटवर्क जॉब पोजीशन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। तो जॉब पोजीशन है भैया, ये सीनियर मैनेजर है, ये जूनियर मैनेजर है, ये मैनेजर है, ठीक है, ये इनके नीचे जो है असिस्टेंट है, इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हुआ, नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, किसके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, डिफरेंट लेवल। या फिर बेसिकली फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरियल टास्क और ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन द पीपल, वर्क्स एंड
रिसोर्सेज, किसको क्या काम करना है, किसका कितनी अथॉरिटी है, कौन किस पोजीशन पर है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, वो स्ट्रक्चर जो है वो है क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी टू गो है कि एक बंदा अपने अंडर कितने लोगों को इजीली कंट्रोल कर सकता है, मतलब बोलते हैं ना कि काम करवा सकता है, कितने लोगों को इजीली हैंडल कर सकता है, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। जितना अच्छा बंदे की इंटेलिजेंस होगी वो उतने ज़्यादा लोगों को स्पैन कर सकता है, मतलब उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट लार्ज होगा। जो यार नहीं मेरे पास अभी मैं 10 लोगों को आराम संभालता हूँ, 10 से ज़्यादा नहीं संभाल सकता या कम लोगों को संभाल सकता है, उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्मॉल होगा और जो आपका शेप है वो क्या होगा, टॉल। ठीक है, इस तरह से होगा। चलिए देखते हैं, समझते चीज़ों को एक करके। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट्स आर अंडर वन सुपीरियर। जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल दिया, एक क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं और एक टीचर है, तो ये 60 बच्चों को हैंडल कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। ये 60 को हैंडल कर पाता है, या 50 को हैंडल कर पाता है, या 20 को हैंडल कर पाता है, या 10 बच्चों को हैंडल कर पाता है एक टाइम पे। वैसे ही एक जो सुपीरियर है वो अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को इजीली हैंडल कर सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय वन मैनेजर। क्लियर। नेक्स्ट, when the authority and responsibility relationships are established in the organizing process, then the managers must keep in mind the span of control। ठीक है, जब हमारी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप असाइन की जाती है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। एक मैनेजर को जब अथॉरिटी देते हो कि भैया आपके पास और आपके नीचे इतने सबऑर्डिनेट्स रहेंगे, तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि इतने लोगों को आराम से इजीली हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को लेकर। ऑब्वियसली स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को शेप देता है। कैसे देता है बेटा, बहुत सिंपल सा है, कुछ ज्यादा माथापड़ी वाली। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन टॉल स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए एक टीचर है, ठीक है, वो 10 ही बच्चों को हैंडल कर सकती है, तो मतलब अगर 50 बच्चे हैं फिर एक टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा 10 बच्चों को अपॉइंट करने के लिए, फिर एक टीचर अपॉइंट करना पड़ेगा बाकी 10 को हैंडल करने के लिए, तो ऐसे 5 टीचर हो गए। तो ये आपका टोल स्ट्रक्चर। वहीं पे अगर एक मैनेजर कैपेबिलिटी है ज्यादा लोगों को, ज्यादा बच्चों को हैंडल करने की, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा बेटा, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। इट मींस कि इस तरह से खत्म बात, 60 बच्चे एक ही क्लास में आ गए तो ये फ्लैट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं तो ये फिर टॉल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलिए जी। द स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है भैया, स्पैन मतलब आपका जो स्पैन लार्ज होगा, ठीक है, या कम होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटी और इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर। अगर मान लीजिए अगर कैपेसिटी अच्छी है बंदे की, जो मैनेजर है उसकी कैपेसिटी अच्छी है, उसका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है, तो मतलब वो ज्यादा लोगों को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। मतलब अगर वो इंटेलिजेंट है तो उसका जो स्पैन ऑफ लेवल होगा वो लार्ज होगा। अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, अगर वो स्किलफुल नहीं है, तो फिर उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्मॉल होगा। द ट्रस्ट ऑफ मैनेजर इन देयर एम्प्लॉइज मोर और लेस, ऑब्वियसली बात है, अगर ज्यादा ट्रस्ट है कि भैया हमारे जो वर्कर्स हैं वो अच्छे तरह काम करते हैं, उनको एक बार समझा दीजिए, माथाफोड़ी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो ऑब्वियसली स्पैन क्या होगा, लार्ज होगा। वहीं ट्रस्ट नहीं है, बोले यार ये बदमाशी करेंगे, ये काम ढंग से नहीं करेंगे, इनको पूरे सुपरवाइज करना ज़्यादा जरूरी है, ध्यान रखना ज़्यादा जरूरी है, तो ऑब्वियसली उसका स्पैन क्या होगा, स्मॉल होगा। द एम्प्लॉइज इंटेलिजेंस लेवल ट्रेंड प्रोफेशनल और अनस्किल्ड है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉइज हैं वो ट्रेंड है, एजुकेटेड है, तो उनको काम बता दिया वो करते रहेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो इस केस में लार्ज होगा। वहीं पे अगर अनस्किल्ड है, वहां पे हर छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, भैया मशीन खराब नहीं कर दे यार, सुपरवाइज करना पड़ता है, हर छोटी छोटी बात पे ध्यान रखना पड़ता है। अनस्किल्ड है तो फिर उसका स्पैन क्या होगा, स्मॉल होगा। सिंपल सा लॉजिक है। नेचर ऑफ जॉब, अगर रूटीन नेचर ऑफ जॉब है, ठीक है, ज्यादा कोई हार्ड एंड वो उसमें ज्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा माथापड़ी की नहीं है, रोजमर्रा का काम है, तो उस केस में आप लार्ज स्पैन को, क्योंकि आपको पता है कि हर कोई ये काम करता है। पर अगर स्पेशलाइज्ड काम है, ठीक है, जहाँ पे हर एक चीज को बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, उसमें जो क्वालिटी है उसको भी बहुत अच्छी तरह ध्यान रखनी पड़ती है, नहीं तो बहुत सारा खराब हो सकता है, रिसोर्सेज वेस्ट हो सकते हैं, उस केस में फिर आपका स्पैन जो है वो स्मॉल होगा।
सो दैट्स मीन आफ्टर डिसाइडिंग स्पैन अ स्केलर चेन इज डेवलप। तो स्पैन डिसाइड हो गया कि आपका लार्ज होगा या स्मॉल होगा, उसके बाद स्केलर चेन डेवलप होता है ऑफ ऑल द सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट, बिकॉज द स्पैन ऑफ कंट्रोल स्पेसिफाइज हु मस्ट रिपोर्ट टू हुम। तो जैसे वाली बात, अगर 10 एम्प्लॉइज को कवर कर पा रहे हो तो हर 10 को पता होना चाहिए ना मेरे को इसको रिपोर्ट करना है या फिर ऊपर वाले को रिपोर्ट करना है। अगर वो सबको कंट्रोल कर सकता है तो पता है कि भैया हमें एक ही जने को रिपोर्ट करना है, वो हमें सुनेगा, वही हमें बात बताएगा क्या करना है। पर अगर ज़्यादा स्पैन है तो ऑब्वियसली आपके सुपीरियर भी ज़्यादा होंगे और हर किसी का सुपीरियर फिर अलग देखने को मिलेगा, तो उससे फिर पता लगेगा भैया मुझे किसको रिपोर्ट करना है। इज इट क्लियर? आगे समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं बेटा हमें, और 2 टाइप्स कौन से हैं? एक तो फंक्शनल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और दूसरा हमें डिविजनल। बहुत सिंपल सा है फंक्शनल, जहां पे आपको सिमिलर नेचर ऑफ जॉब है, आपके प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है या प्रोडक्ट ज्यादा भी है तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं एक दूसरे से, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज करोगे। वहीं पर डिविजनल कब यूज करते हैं? जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट को बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो और वो प्रोडक्ट अपने आप में ही क्या कर रहा है? एक दूसरे से बड़ा ही डिफरेंशिएट कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है, देन यू विल मूव टू डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ जॉब ग्रुप्ड कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस और देन द जॉब देन इट इज कॉल्ड अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां पे आपकी एक्टिविटी है, जॉब जो है वो किस ग्रुप में क्या आता है? कीपिंग इन माइंड द फंक्शंस। भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, परचेज फंक्शन हो गया, फाइनेंस फंक्शन हो गया, सेल्स फंक्शन हो गया, तो उस बेसिस पे जब क्या करते हो? ग्रुपिंग करते हो, तो फिर बोलते हैं हम कौन सा डिपार्टमेंट यूज करेंगे या कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर को लेके, जैसे ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ग्रुप अंडर द हेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिलेटेड टू सेल्स को सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज को परचेज डिपार्टमेंट, सो ऑन। कई बार आप टेरिटरी बेसिस पे भी कर सकते हो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस बेसिस पे भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो ये आप कौन सा बोलते हो? फंक्शन के बेसिस पे कर रहे हो तो बेसिकली हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और बेसिकली इसको सिंपल शब्दों में समझना चाहते हो तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज नहीं होती वो फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, और जिसके पास ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती है वो डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझना है वो यहां समझ लीजिए। विद इन द डिपार्टमेंट ऑल्सो ग्रुपिंग डन बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन फंक्शन, ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके ऊपर एमसीक्यूज बन जाता है इसलिए अलग से लिखवाया आपके लिए। नेक्स्ट फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली ये देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, तो हर एक फंक्शन के बेस पे जब डिपार्टमेंट बना देते हो तो हम बोलते हैं कौन सा डिपार्टमेंट फॉलो कर रहे हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंट आप फॉलो कर रहे हो। तो अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर को लेकर। तो भैया एडवांटेज, 6 एडवांटेजेस की बात करेंगे हम यहाँ पे, और 6 एडवांटेज सबसे पहले आता है प्रोडक्ट या स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन और डिविजन स्ट्रक्चर का होता है। स्पेशलाइजेशन वाली बात है भैया, क्योंकि लिमिटेड काम करना है, एक ही फंक्शन है, आपको पता है कि भैया एक ही पर्टिकुलर काम करते जाना है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, परचेज में हो, फाइनेंस में हो, तो आपको एक ही काम करना है। तो ऑब्वियसली एक ही काम जो आप लगातार बेसिस पे करते रहते हो तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलता है? स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, एफिशिएंसी देखने को मिलता है। दूसरा, इजी सुपरविजन। भाई सुपरवाइजर को पता है कि भैया सिमिलर नेचर ऑफ जॉब लगातार करते जा रहे हो, ठीक है, अब क्या ही उसमें अलग कर लोगे, 10 दिन ध्यान दे लिया, 15 दिन ध्यान दे लिया, अब उसको भी आदत पड़ गई सामने वाले को भैया काम कैसे करना है, तो सुपरवाइजर को भी कहीं ना कहीं बड़ा आसान हो जाता है सुपरवाइज करना कि भैया हाँ, क्योंकि सिमिलर नेचर ऑफ जॉब है, एक ही तरह की जॉब बार बार करते जा रहे हैं, कुछ अलग तो आप कर नहीं रहे, तो इसलिए फिर आपको थोड़ी सी आसानी होती है, सुपरविजन ईजी हो जाता है। नेक्स्ट, ईजी कोऑर्डिनेशन। हर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि भैया प्रोडक्शन, भाई सेल्स डिपार्टमेंट को मान लीजिए 10,000 यूनिट सेल करने का टारगेट मिला है। अभी 10,000 यूनिट्स कब सेल होगा? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना के देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कब बना के देगा? जब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करके देगा। ये कब करेगा? जब फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा हाँ भैया आप अपना मंगा लीजिए, पैसे मैं इशू कर दूंगा। तो एक दूसरे पे क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन भी इजी देखने को मिलता है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजमेंट एफिशिएंसी या मैनेजरियल एफिशिएंसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भैया मैनेजर जो है वो
उसे पता है कि भैया मेरे जो अंडर काम हो रहा है या जिस डिपार्टमेंट में काम हो रहा है वो क्या नेचर का काम हो रहा है, किस तरह का काम हो रहा है, क्योंकि हर रोज कोई अलग तो होना नहीं है। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले को पता है कि भैया काम कैसा हो रहा है या उनका नेचर ऑफ जॉब क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को पता है कि नेचर ऑफ जॉब क्या है। तो मैनेजर को अपने जॉब के बारे में काफ़ी हद तक पता होता है, उसको स्किल्ड हो जाता है, काफ़ी टाइम से एक ही तरह की जॉब करता है, इसलिए मैनेजमेंट एफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इफेक्टिव ट्रेनिंग, क्योंकि आपको लिमिटेड चीज़ें सीखनी है। भैया एक बंदे को एक ही तो काम करना है, स्पेशलाइजेशन तभी तो आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कर रहा है या फाइनेंस से रिलेटेड कर रहा है, मान लीजिए वो अकाउंटिंग रिलेटेड काम कर रहा है, तो उसको वही काम करना है, तो उसकी ट्रेनिंग भी ईजी हो जाएगी, उसको ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, उसको ये तो बोलना नहीं है भैया तू मशीन भी चला जाके, तो वो इजीली इफेक्टिव ट्रेनिंग देखने को मिलती है। ड्यू अटेंशन यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है एक पर्टिकुलर वर्क ही कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आराम से आप अटेंटिव हो सकते हो, ध्यान दे सकते हो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा, फायदा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिलता है यहाँ पे। अगर हम इसकी फर्दर बात करें, क्योंकि जिसमें एडवांटेज है वहाँ लिमिटेशन तो होनी ही होनी है। लिमिटेशन किसके बारे में बात कर रहा है बेटा, 5 लिमिटेशन बोल रहा है। पहला, डिफिकल्ट इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंट है तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम आती है कि थोड़ा सा एटीट्यूड प्रॉब्लम आ जाता है, कई बार ये डिपार्टमेंटल फोकस हो जाते हैं। डिपार्टमेंटल फोकस कहने का मतलब कि भैया हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेंगे, हमें क्या लेना देना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना सेल्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस के रिलेटेड सोचता है, तो कहीं ना कहीं ये अपने डिपार्टमेंट को लेके ज़्यादा वो हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, या बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चिंतित खुद के डिपार्टमेंट को लेके, बाकी डिपार्टमेंट्स को लेके नहीं होते। डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, वो वाली बात है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते। भाई इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, पर अगर वो मान लीजिए वही डिपार्टमेंटल एटीट्यूड है और एक दूसरे की सहायता नहीं करके सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होने को मिलता है, और कोऑर्डिनेशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली गोल्स अचीव नहीं होते। वो डिपार्टमेंटल हेड एटीट्यूड की अगर बात करते हैं तो वो अपना खुद का एम्पायर समझ लेते हैं कि भैया इस जो डिपार्टमेंट इसका राजा मैं हूँ, इसमें जो भी होगा मेरे कहने पे होगा, कोई बीच में रोक टोक नहीं चलेगी। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी। अब क्योंकि भैया एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरडिपेंडेंट है, तो कौन गलती करा, कहीं ना कहीं वो वाली बात कि भैया सेल्स डिपार्टमेंट ने हमारी सहायता नहीं करी, सेल्स डिपार्टमेंट वाला बोल देगा भैया परचेज डिपार्टमेंट ने हमारी सहायता नहीं करी, परचेज वाला बोल देगा फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारी सहायता नहीं करी, तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना थोड़ी सी मुसीबत होती है। जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तो एक दूसरे ब्लेम गेम खेलना चालू ये कर देते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी की मतलब इस तरह से बोल सकते हैं कि जो वर्कर है या जो भी इम्प्लॉइज है उसको एक ही तरह की ट्रेनिंग मिलती है, भाई वो एक ही तरह का जॉब कर रहा है, तो उसको अगर आप दूसरे जॉब में शिफ्ट करने की कोशिश करो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बोला भैया मेरे को तो सिर्फ है ना अकाउंटिंग सिखाया गया, अब इसके अलावा कुछ बोलोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह की जॉब करता आता रहता है। उसको कुछ और सिखाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी से सीख नहीं पाएगा। तो दिस वर द एडवांटेज एंड द लिमिटेशन ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर। हाँ तो जी, अब बात कर रहे हैं अपने डिवीजन स्ट्रक्चर को लेकर। डिवीजन स्ट्रक्चर हमसे क्या कहना चाहता है, सिंपल सा लॉजिक वाली बात है, जब एक कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और एक से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में भी वो डाइवर्सिफिकेशन लेके आती है, भाई फुटवेयर भी कर रही है, गारमेंट्स भी कर रही है, कॉस्मेटिक भी कर रही है, टायर्स भी कर रही है, फोन भी बना रही है, सब एक दूसरे से विपरीत है, अलग है, तो उस केस में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है कंपनी, डिवीजन स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। दैट इज डिवीजन स्ट्रक्चर। When the organization is large and is producing more than one type of product, then the activity related to the products are grouped under the one department and then they are known as divisional structure. कैसे होता है कुछ इस एग्जांपल दिया, if an organization is producing soap, textile, medicines, cosmetic, भैया सब अलग है, साबुन का काम अलग, टेक्सटाइल काम अलग, मेडिसिन अलग, कॉस्मेटिक एकदम अलग, देन ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द मेडिसिन उसको एक अलग ग्रुप में कर देंगे और एक मेडिसिन डिपार्टमेंट बना देंगे। और मेडिसिन डिपार्टमेंट के लिए सारी चीजें, एचआर डिपार्टमेंट भी अलग होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अलग होगा, सेल्स डिपार्टमेंट भी अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन सब अलग होगा। इसी तरह से टेक्सटाइल के लिए भी फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होगा, ठीक है, इस तरह से इसका सेल्स डिपार्टमेंट अलग होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होगा, तो हर किसी के लिए अलग अलग पूरा एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है। तो हम बोलते हैं भैया जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हो और वो भी अलग अलग, तो फिर आप कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए, डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। डिविजन स्ट्रक्चर इज सुटेबल ओनली टू द मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बेटा, जो एक से ज्यादा तरह के प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट भी क्या है एकदम अलग है, सेम नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या होता है फिर आप डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को यूज करते हो।
जैसे एग्जांपल यहाँ पे अब देखिए, आप 3 तरह की चीजें बना रहे हो, कॉस्मेटिक भी बना रहे हो, फुटवेयर भी बना रहे हो और मेडिसिन बना रहे हो। तो हर किसी का अलग, जैसे गारमेंट्स भी हो गया, स्किन केयर भी हो गया। तो जैसे गारमेंट का मैंने एग्जांपल लिया, तो इसमें मार्केटिंग भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी है, परचेजिंग भी है, प्रोडक्शन भी होगा। इसी तरह से कॉस्मेटिक का भी पूरा अलग होगा, इसी तरह से फुटवेयर का भी पूरा अलग होगा, इसी तरह से मेडिसिन का भी, और इसी तरह से स्किन केयर का भी पूरा अलग होगा। अब एडवांटेज जरूर बात करेंगे भैया। ऑब्वियसली सबसे पहला होगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है मेरे ख्याल से, पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। अब कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक के ऊपर काम करेगा, मेडिसिन वाला मेडिसिन के ऊपर काम करेगा, टेक्सटाइल वाला टेक्सटाइल के ऊपर काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट फोकस होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनके प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, फास्ट डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली ये क्यों? क्योंकि भैया अब आप अपने रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट, अपने प्रोडक्ट रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको पता है क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। तो आपको किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं होना। जैसे फंक्शनल में क्या होता था कि भैया परचेज डिपार्टमेंट पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डिपेंड कर रहा है ना, फंक्शन की बेसिस पे। यहाँ पे पर्टिकुलरली एक पूरा डिपार्टमेंट, एक जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, तो उसको किसी और दूसरे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, अकाउंटेबिलिटी। भाई जो भी आपका प्रोडक्ट काम नहीं करेगा उसके ऊपर डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, फिंगर रेस कर सकते हो, पूछ सकते हो भैया क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट ग्रोथ कैसे नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, ग्रो क्यों नहीं कर रहा, सेल डिक्रीज क्यों हो रही है। तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है उसको डायरेक्टली अकाउंटेबल कर सकते हो। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। वही डिसीजन मेकिंग को लेकर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है, फटाफट से। और साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी आप इसको एक्सपेंशन एंड ग्रोथ से भी कनेक्ट कर सकते हो, जो आपका 5वां पॉइंट बन जाता है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, भैया आप मान लीजिए आप मेडिसिन और टेक्सटाइल का आपने कर रखा था काम, अब बोल रहे हो भैया मैं तो गारमेंट्स का भी करूंगा, तो टेक्सटाइल गारमेंट्स एक ही हो गया। मान लीजिए आप मेडिसिन का कर रहे थे, टेक्सटाइल कर रहे थे, आप कॉस्मेटिक का करना है तो अलग से डिपार्टमेंट डाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। मेडिसिन और टेक्सटाइल कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो एक्सपेंशन ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये एडवांटेज हो गए हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर के। साथ ही साथ लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन पहला बोलता है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट अलग बना रहा है, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर है, उनको उनके हिसाब से रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए होगा। Each department require all the resources as every division will be working as independent unit। एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे तो वो खुद के रिसोर्स अलग रखेंगे, इसलिए रिसोर्सेज भी ज्यादा चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट होता है। ऑब्वियसली खुद के प्रोडक्ट से मतलब है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को करने साइड में। Each department focus on their product only and they fail to give themselves to keep themselves a part of one common organization। थर्ड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि भैया कॉस्मेटिक वाले को ज्यादा क्यों दे दिया आपने, हमें क्यों नहीं दिया, ठीक है। इस तरह से भी कहीं ना कहीं लड़ाइयां देखने को मिल जाती है, ये भी एक बड़ी समस्या है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी सुधारना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? तो ये आपका कंप्लीट होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो पहले हम चर्चा कर लेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका जन्म होता है डेलिबरेटली, ठीक है। उसको जानबूझ के जो कंपनी है उसको फॉर्म करती है कि भैया एक वर्क कल्चर बना रहे, ठीक है, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट बना रहे जिससे स्मूथ वर्किंग हो। पर जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म भी होता है। भैया जब अलग अलग पोजीशन पे आप काम करते हो तो अलग अलग लोगों से मिलते हो, जिससे आपके विचार मिल जाते हो, उनसे आप बातचीत करते हो, दोस्ती बन जाती है, दोस्ती बनती है तो फिर एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म वहां पर हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यही तो है भैया, जहां पे आप वर्क से रिलेटेड बात नहीं करके कुछ और बात करते हो, वो कौन से एनवायरनमेंट को जन्म देता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को। इट मींस अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होना ही मुश्किल है, नामुमकिन हो जाता है बेसिकली। इन द फॉर्मल स्ट्रक्चर, सर इनफॉर्मल पढ़ रहे हैं फॉर्मल पढ़ रहे हैं, अरे इनफॉर्मल पढ़ रहे हैं पर फॉर्मल से कनेक्ट करेंगे। इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इंडिविजुअल्स आर असाइंड वेरियस जॉब पोजिशंस, हो ना, कोई मैनेजर है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई सीईओ है, कोई अलग अलग पोस्ट पे बैठा हुआ है। While working at those job position, the individual interact with each other and develop some social and friendly groups in the organization, which means is the development of informal organization structure.
क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप्स फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ ना फ्रेंडली और सोशल ग्रुप का, और स्ट्रक्चर को एक नाम देते हैं जिसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। सो इफ देयर इज नो फॉर्मल स्ट्रक्चर देन देयर विल बी नो जॉब पोजीशन, इफ देयर इज नो जॉब पोजीशन डिफरेंट पोजीशन देन देयर विल बी नो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। सिंपल सी बात है कि अगर भैया फॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं तो जॉब पोजीशन नहीं है, there will be no people working at different job position and there will be no informal structure। ये चीज मैं आपको स्टार्ट होते समझा चुका हूँ। फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो फीचर्स बहुत इजी है, कोई ज्यादा माथापड़ी वाला पॉइंट नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी इंटेंट एफर्ट्स ऑफ मैनेजर। ये चीज हमने जब पढ़ा तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पे मैनेजर जिसको कोई डेलिबरेटली नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय एम्प्लॉइज टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। भाई कब तक सिर्फ काम 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 कम करते रहोगे, कभी ना कभी तो अपनी बात भी तो करोगे। तो ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जो होता है, सोशल सेटिस्फेक्शन जो रिक्वायरमेंट होती है, उस कारण इसका जन्म हुआ देखने को मिलता है। और ये जब होता है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज सेटिस्फाई होते हैं। भाई आप गए ऑफिस के अंदर या स्कूल में भी जा रहे मान लीजिए, तो स्कूल में गए अपने क्लास में बैठे, आप नए बच्चे हो तो आपसे कोई बात नहीं कर रहा, कितने दिन, आप 2 दिन 3 दिन बाद आपको अजीब सा लगने जाएगा, है ना, आपको बात ही नहीं कर रहा, किससे क्या बात करूँ किससे क्या नहीं करूँ। जब आपके वो दोस्त बनते हैं तो फिर आपको वो वो जगह अच्छी लगने लग जाती है ना। दैट्स इट। तीसरा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डज नॉट फॉलो एनी फिक्स पाथ ऑफ फ्लो ऑफ अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि भैया तू बोलेगा उसके बाद ये बोलेगा उसके बाद ये बोलेगा, जिसको जो इच्छा वो बोलो, जिसको पहले बोलना है वो बोलो। कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर सबॉर्डिनेट वाला रिलेशनशिप नहीं होता। बहुत बार देखने को मिलता है कि हम कई बार अपने रिलेटिव्स के, कई रिलेटिव्स होते हैं यार वहाँ नहीं जाना, क्यों, वहाँ कोई बात ही नहीं करता यार, चुपचाप बैठे रहते हैं कोने के अंदर, मन ही नहीं लगता, होता नहीं होता। मीन्स वहाँ पे फॉर्मल रहना पड़ता है पूरा, चुपचाप बैठे रहना पड़ता है। हाँ भैया अच्छा चाय आ गई, दूध आ गया पी लीजिए, उस आपने कोल्ड ड्रिंक आ गई वो पी ली, ठीक है, कुछ बिस्किट आ गया खा लिया, बैठे रहो चुपचाप, कोई बात ही नहीं कर रहा, तो आपका मन नहीं करता वहाँ जाने का। क्यों? क्यों? वहाँ बोले यार वहाँ पे कोई बात ही नहीं करता। सेम स्कूल के अंदर कि अगर वो आपसे बात नहीं करता आप जाओगे? नहीं जाओगे, आप अवॉइड कर दोगे। पर आपको जाने का मन करता है जहाँ पे यार आपसे बात करते हैं, आपके हम उम्र है या आपके साथी है जिनसे आप अपनी बातें कर सकते हो, आपसे शेयर करते हैं, तो वहाँ जाने का ज़्यादा अच्छा लगता है। सो ये वाली बात होती है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी यहाँ पे जैसे होता है ना, भाई सुपीरियर बोल रहा है सबॉर्डिनेट सुन रहे हैं, वो फॉर्मल के अंदर था। इनफॉर्मल में कौन सुपीरियर कौन सबॉर्डिनेट, मैं बोल रहा हूँ सुन मेरी बात, मैं पहले मैं बोलूँगा, अरे मैं बोलूँगा, ऐसे चलता रहता है, फिर अपनी अपनी बात कह देते हैं लास्ट बातें में। चलिए आगे। Source of information cannot be known under informal structure as any communicate with anyone, as anyone can communicate with anyone in the organization। तो ये आया कहाँ से, सोर्स कहाँ से, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। यार उसने बोला था, यार उसने बोला था, यार उसने बोला था, वाला चीज होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये चीज हम पढ़ चुके, काफी भली बात थी। अब एडवांटेजेस की बात कर ले इनफॉर्मल के अंदर, तो बेटा सबसे पहला होता है सेटिस्फेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फास्ट कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन जो है फटाफट से, क्योंकि तो क्या फॉर्मल के अंदर तो आप प्रॉपर स्केलर चेन फॉलो करते हो, है ना, यहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिसके पास पहुंचानी है बात तुरंत खट पहुंच जाएगी। सोशल नीड्स, वही जो हम बोलते हैं सेटिस्फेक्शन, जो हमारा कहीं ना कहीं अवॉइड जाता है, वो यहाँ पे फुलफिल होने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। आपको अच्छा लगता है वहाँ जाना भी, बात करना भी, लोगों से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी बात रखना, उनकी बात सुनना, ये अच्छी लगता है। करेक्ट फीडबैक मिल जाता है। कई बार इसका यूज जो है टॉप मैनेजमेंट करती है। भाई टॉप मैनेजमेंट ने कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी, ठीक है, कि भैया हम ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं। अब उसके बाद जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि यार ये सही करा, इन्होंने गलत किया। तो अब ये तो डायरेक्टली कौन बोले उनके मुंडे पे आके, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज करती है, पता लगाती है भैया जो हमने पॉलिसी इंप्लीमेंट किया है उससे हमारे एम्प्लॉयज कितने खुश हैं, ना खुश हैं, उनका फीडबैक क्या है, तो ये आपको मिलने का काफी अच्छा मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक बड़ी समस्या इसके साथ 4 डिसएडवांटेज है। रूमर्स सबसे बड़ी समस्या जो है, जैसे कि अभी इंडिया का जो वर्ल्ड कप मैच हो रहा है उसमें रूमर्स फैला दिए ना कि भैया पाकिस्तान वाले वैसे भी पता नहीं क्या ही खाते, भगवान मालिक है, भेजे छोड़ के आते हैं कहीं पे, बोले बॉल के अंदर डिवाइस लगा रखा, चिप लगा रखा है, पिच चेंज कर देते हैं, कॉइन टॉस दिखाते नहीं है, तो रूमर्स है।
है ना। जैसे होता है कईयों के बारे में आप गलत अफवाह फैलाते हो, यार उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, अफेयर चल रहा है, और मैंने उसको कल वहाँ देखा था, आप देखा नहीं देखा, आपने रूमर्स फैला दिया, सच्चाई आपको नहीं पता। रूमर्स फैलाने का बड़ा गंदा काम है कहीं ना कहीं इन्फॉर्मल के अंदर। नो सिस्टमेटिक वर्किंग, क्योंकि सब अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि भैया फॉर्मल में तो क्या होता है, डिसिप्लिन काम होता है, प्रॉपरली काम करना ही है, यहाँ पे सिस्टमेटिक वर्किंग देखने को नहीं मिलता। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये एकजुट हो जाते हैं, जब ज़्यादा एक सोशल ग्रुप बन जाता है ना एम्प्लॉयज़ का, और एक साथ खड़े हो जाते हैं एक दूसरे की यूनिटी में, तो फिर ये नेगेटिव रिजल्ट लेके आता है, क्योंकि ये फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स फॉलो नहीं करता, ये खुद के रूल्स बनाता है, हिसाब से काम करता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं इसका हार्मफुलनेस देखने को मिलता है। मोर इम्फेसाइज टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को साइड में रख दिया जाता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ें चेंज करने की, और उनको लगता है नहीं यार इससे तो उसका नुकसान हो जाएगा, तो उस केस में क्या होता है, फिर आप अगेंस्ट हो जाते हो, अपनी इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व देते हो, और बाकी के इंटरेस्ट को आप क्या करते हो, अवॉइड कर देते हो। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। अब बात करनी है हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। हाँ तो भाई अब बचा मीनिंग ऑफ फॉर्मल। इनफॉर्मल हमने कंप्लीट कर लिया। वैसे तो नॉर्मली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आता है, मैंने बोला चलो ठीक है थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, इनफॉर्मल पहले लेते हैं फिर बाद में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ले लेते हैं। तो भैया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखिए है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का तरीका होता है, डिसिप्लिन मैनर होता है, ठीक है, चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है, स्केलर चेन फॉलो किया जाता है, और ये सब माथाफोड़ी जो है ना इंटेंशनली, ये सब जो जानबूझ के किया जाता है। क्यों किया जाता है भैया? एक डिसिप्लिन अगर इन्वायरमेंट होगा, एक वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होगा, एक काम करने का प्रॉपर वे होगा, तो लोग जो है प्रॉपरली काम करेंगे, और उससे क्या होगा फायदा? ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, चाहे आप स्कूल की बात कर लो, चाहे अपने घर में बात कर लो, काम करने का एक तरीका होता है, सिस्टमेटिक वे होता है, एक रूटीन होता है, ठीक है। वो जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। वो बचपन से बोलते हैं ना कि बचपन से फादर ने ये चीज़ मेरे अंदर इनहेरेंट की है, वो जानबूझ के की जाती है कि भैया आपको इस तरह से ज़िंदगी बितानी है अपनी। तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक जानबूझ के एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाता है इंटेंशनली, डेलिबरेटली, कि अगर इस तरह से काम किया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे गोल्स की तरफ हम ज़्यादा आसानी के थ्रू मूव कर पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, जहाँ जिसकी जैसी इच्छा वो काम करेगा, तो फिर कभी गोल अचीव नहीं होंगे। तो बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपको बताता है कि भैया कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन टॉप पोजीशन पर है, कौन मिडिल लेवल पर है, कौन लोअर लेवल पर है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसका क्या जॉब है, क्लियरली डिफाइन कर देता है भैया आप इसलिए यहाँ पे लाए गए हो, आपका काम ये है, आप इसलिए अकाउंटेबल हो, आप इसलिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर? आगे समझ में? चलिए रीड कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ फॉर्मल की बात कर लेते हैं बेटा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियरली स्पेल्स आउट द जॉब टू बी परफॉर्म बाय एवरीवन, द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन्ड टू एवरी इंडिविजुअल, the superior subordinate relationship and the designation of every individual in the organization, जो भी मैंने आपको समझाया। या फिर हम बोल सकते हैं भैया to achieve a systematic working and efficient resources utilization, an organization structure is formed because of the manager's organizing process. Formal organization structure is the name given to this kind of structure. तो काम को सिस्टमेटिक वे में करने के लिए एक स्ट्रक्चर जो डिसाइड बनाया जाता है और मैनेजर के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं हम बेटा? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे समझ में? दोनों ही पॉइंट मैंने जब स्टार्ट किया था वहीं आपको क्लियर कर दिया था, ये तो सिर्फ लिखी हुई बात बोल दी मैंने आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द मैनेजर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो मैंने अभी स्टार्ट किया मीनिंग समझाते टाइम आपको बताया, वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। तो वही मैं बोलता हूं कि रट्टा नहीं मारना, जो मैंने बताया अगर आपके दिमाग में वो बैठ गया तो उसी पॉइंट को आप लिखोगे और यही सारा क्रक्स निकल कर वहां पर आएगा। आगे बस समझ में? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो अब बात करेंगे बेटा हम फीचर्स को लेके बात कर लें। चलिए फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, कोई टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कोई प्रॉब्लम? कोई भी चीज जो ऊपर से निकली, अरे अभी तो पढ़ा अपन ने, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्यों करते हैं ये सब माथापूरी?
ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए करते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स आपको बचपन से वो चीज़ सिखा देते हैं, ठीक है, कि भाई सुबह उठते आप जय श्री राम बोलोगे या भगवान के दर्शन करोगे, उनको नमन करोगे, ये चीज़ आपके अंदर ऑलरेडी आते हैं, ठीक है, कि भाई संस्कारी रहे बच्चा, मैनरिज्म रहे, इसके अंदर बड़ों का आदर करना सीखे, तो वो उनकी गोल है उनके लिए कि भैया देखिए कुछ भी हो, पर जब भी इनके सामने कोई बुजुर्ग या बड़े आए तो उनका आदर सत्कार करें, कोई मेहमान आए घर में तो उनका आदर सत्कार करें। तो ये उनके अगर गोल्स हैं तो उस तरह से वो आपको क्या करते हैं, बचपन से वो चीज़ें चालू कर देते देना, वो चीज़ को मतलब आपको वो तरीका जो बोलते हैं उस तरह से रहन सहन या फिर कैसे आपको उठना है, कैसे आपको बैठना है, किस तरह से आपको बातें करनी, बचपन से ही आपको अंदर ये डाल देते हैं, वो डेलिबरेटली होता है। क्लियर? नेक्स्ट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एवरीवन इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। ऑब्वियसली बात है, किसी बंदे को ऐसे थोड़ी यार तू आ जाए कुछ भी कर लेना, ऐसे नहीं होता। भाई आप क्यों हायर किए हुए, आपका पर्पस क्या, आपको ये काम करना है, ठीक है। जैसे आप स्कूल में किसी टीचर को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे थोड़ी हाँ आप घूम लो किसी भी क्लास में बैठ जाओ। भैया आपको स्पेशली हम बिजनेस स्टडीज़ के लिए लेकर आए, आपको अकाउंटेंसी के लिए लेकर आए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है बच्चों को, तो स्पेसिफिक जॉब के लिए आता है बंदा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को जब हायर किया जाता है तो उसका जॉब रोल बड़ा क्लियर होता है और स्पेसिफिकली किस पर्पस के लिए उसको लाया वो भी क्लियर कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा फीचर्स में, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एवरी इंडिविजुअल इज असाइंड अ फिक्स अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर। ऑब्वियसली बात है, जो जिस पोजीशन पर है, जिसके पास उस पोजीशन के हिसाब से उसके पास उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज ऑटोमेटिकली असाइन कर दी जाती है। जैसे हमने बताया कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसको फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, अथॉरिटी चाहिए इक्वल टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। वो स्केलेट चेन क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली बात है कि कौन सुपीरियर है कौन सबऑर्डिनेट है, वो चीज़ भी तो हमने जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी वो और से पहले पढ़ लो, दोनों कंबाइन कर लो, वहीं से पॉइंट्स को उठाया गया और यहाँ पे फीचर्स बना दिए गए, कुछ अलग से नहीं किया जैसे आप बोलोगे वैसे अलग कर दिया कुछ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली बात है स्केलर चेन, क्योंकि कौन किसको ले भाई, हु हैज टू रिपोर्ट टू हुम, सीधी सी बात है, कौन बंदे को किसको रिपोर्ट करना, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, वो स्केलर चेन बन जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हम यहाँ बात करेंगे एडवांटेजेस को लेकर, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे एडवांटेजेस को लेकर। तो एडवांटेजेस बड़े सिंपल से हैं। पहला एडवांटेज सिस्टमेटिक वर्किंग होता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब देखिए सिस्टमेटिक वर्किंग का मतलब क्या है कि भैया हमने क्या पढ़ा था अभी कि भाई उसका जन्म या ऑर्गेनाइजेशन को जो फ्रेम किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, फ्रेमवर्क जो डिसाइड किया था वो बेसिकली इसलिए किया था कि काम तरीके से हो, क्योंकि सबको अपना रोल क्लियर कर दिया, सबको अपनी पोजीशन बता दी, सबको अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी, तो वो उस हिसाब से काम करेगा। और सिस्टमेटिक वर्किंग हो तो ऑब्वियसली आपके गोल्स इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। सेकंड, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। भैया ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इसका जन्म ही इसी माथाफोड़ी के लिए करा गया है, ये इंटेंशनली इसी को तो क्रिएट किया जाता है, क्या चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। तीसरा, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। क्यों नहीं होगा ओवरलैपिंग, क्योंकि सबको अपना रोल क्लियरली डिफाइंड है, सबको बता रखा भैया आप किस रोल के लिए किस पर्पस के लिए आपका जॉब क्या रहेगा। तो जब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, उस तरह से उस बंदे को अपॉइंट कर रहे हो, तो कोई ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन होगा। सबको अपना काम पता है, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट क्या करेगा, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेगा, ठीक है। जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो ऑब्वियसली एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। फिफ्थ, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। ऑब्वियसली बात है, कौन किसको ऑर्डर देगा, ठीक है। जो बोलते हैं ना चेन ऑफ कमांड, या तो यूनिटी ऑफ कमांड बोलते हैं, चेन ऑफ कमांड बोल लीजिए, स्केलर चेन बोल लीजिए, कि कौन किससे ऑर्डर ले सकता है, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, वो भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। सिक्स्थ, मोर एम्फेसाइज ऑन वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि भैया ये सारी माथाफोड़ी इसलिए की जाती है कि काम अच्छी तरह हो, सिस्टमेटिकली हो, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो। तो ज़्यादा इंफेसाइज किस पे जाता है, काम पे दिया जाता है। यहाँ पे वो सोशल नीड्स या साइकोलॉजिकल नीड्स पे उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। मेन मोटो ये है कि हमें जो काम दिया गया वो काम कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल से वो अचीव होने चाहिए। लास्ट जो पहुंचेगा वो है डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करता हूं तो बेसिकली यहाँ पे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज देखने को यही मिलता है कि एम्फेसाइज ज़्यादा वर्क पे होता है, तो मतलब आपके सोशल नीड्स को यहाँ पे कोई ध्यान दिया
जाता नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। पहला डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन क्यों होता है? क्योंकि आपको प्रॉपर रूट फॉलो करना पड़ता है ना, प्रॉपर रूट फॉलो करना है। प्रॉपर रूट फॉलो करोगे तो तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपके पास वापस जवाब नहीं आता। आप डायरेक्टली जाके सीईओ के मुंडे पे नहीं बैठ सकते कि भैया ले सुन मेरी बात, ऐसी ऐसी बात है, पता क्या करूं, वो नहीं कर सकते। जो है बंदा इसके ऊपर इससे बोलना पड़ेगा, फिर इसको बोलना पड़ेगा, फिर इसको बोलना पड़ेगा, वैसे ही करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाट डिले इन एक्शन। इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, सोशल नीड्स होता है कि भैया इंसान को बैठ के बातचीत करने की थोड़ी सी आदत होती है, अपनी दुख शेयर करे, लोगों से बात करे, वो यहाँ नहीं होता। ठीक है, यहाँ बेसिकली काम से लेना देना है। एंड थर्ड, दैट इज एम्फिसाइज ऑन वर्क ओनली, कि आपका पर्सनल इमोशनल क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह से सिचुएशन गुजर रहे हैं, डजंट मैटर टू देम, दे ओनली नीड द वर्क टू बी कंप्लीटेड बाय द टाइमलाइन दैट इज गिवन by the organization to the employees. Clear? तो these are the advantage of the formal organization. आगे बात समझ में बैठ के करनी दिमाग के अंदर, ठीक है जी। हाँ तो जी, अब बात करेंगे हम मीनिंग ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, डेलीगेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अगर हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं, ठीक है। बट डेलीगेशन का मतलब बहुत सिंपल सा है। एक सिंपल सी जिंदगी में एक चीज़ कहा जाती है कि एक टाइम आदमी सारे काम करने की कोशिश करता है ना, तो वो नहीं कर पाता। वो सोचे भैया मैं फाइनेंस भी संभाल लूँ, सोचे मैं परचेज डिपार्टमेंट भी संभाल लूँ, वो सोच रहा है सारे छोटे मोटे डिसीजंस भी मैं ले लूँ, बड़े डिसीजंस भी मेरे पास रह जाए, तो उस केस में क्या होगा, गलतियाँ होगी। 100% वो फोकस नहीं कर पाएगा, उसकी क्रिएटिविटी डिक्रीज जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो मेन एरियाज है, की फोकस एरिया, वहाँ पे वो अपना दिमाग नहीं लगा पाएगा। जब वो दिमाग नहीं लगा पाएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी भैया कि वो हर छोटे मोटे चीज़ों में उलझा रहेगा और फिर अच्छी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर नहीं पाएगा। तो टॉप मैनेजमेंट को अपने आप को रिलीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? डेलीगेशन का यूज करना पड़ता है। बेसिकली यहाँ पे हम देखा जाए तो फायदा, जो विन विन सिचुएशन है, लूज सिचुएशन कोई सा भी नहीं होता। देखो विन सिचुएशन कैसे है कि भैया पहले तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो फ्री होता है कि भैया जो रेगुलर वर्क है, छोटे मोटे काम है, वो तो अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दो। तो उससे क्या हुआ कि पहले टॉप मैनेजमेंट रिलीफ हो गया, वो अपने इंपॉर्टेंट एरिया में फोकस कर सकता है। दूसरा विन सिचुएशन क्या हुआ? दूसरा विन सिचुएशन ये हुआ कि भैया जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो फ्यूचर टैलेंट के लिए तैयार हो रहे हैं, फ्यूचर मैनेजर्स के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि उनको जब आप मैनेजरियल रोल्स की अथॉरिटी दे देते हो कि भैया ये कुछ पावर्स आपको दिए जा रहे हैं, इस टाइप के डिसीजंस आप खुद लिया करेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके मैनेजरियल टैलेंट्स भी डेवलप हो जाते हैं और फ्यूचर में कंपनी चाहे ग्रो कर रही हो, एक्सपेंड कर रही हो, तो उनको यूज़ कर सकता है। या कोई वैकेंट पोजीशन क्रिएट हो जाती है तो कंपनी उनको ही क्या कर सकती है? ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकती है, आउटसाइड रिक्रूटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बेसिकली डेलीगेशन अथॉरिटी सिंपल सा सिनेरियो है कि एक आदमी सारे काम कर ले, वो पॉसिबल नहीं हो, करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं गलतियां होगी, फोकस खत्म हो जाएगा, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगा, न्यू इनोवेशन करने की आइडिया एकदम जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वो छोटे मोटे कार्य में ही फंसा रह जाएगा। चलिए जी, तो मीनिंग ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर्स आर असाइंड अ लॉट ऑफ वर्क एंड मैनेजर्स अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द वर्क। ऑब्वियस सी बात है, मैनेजर्स के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बर्डन होता है, और उन्हीं को अगर बोलते भैया सारा काम आप करो, तो कोई भी पर्सन हो, ठीक है, चाहे मैनेजर हो कोई भी हो, वो ओवर बर्डन हो जाता है और वो फिर वो उस काम में करने में जो घास कटाई बोलते हैं ना, कि भाई घास कटाई हो जाएगी। कैसे घास कटाई? कि भैया वो काम को, हाँ भाई इसको कर दे यार, ऐसे वो जो 100% देता, उसको थोड़ा सा अच्छी तरह करने की कोशिश करता, तो क्या होता है कई बार आप स्कूल्स में देखते हो ना, बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर आ जाता है, तो फिर आप घास कटाई में आ जाते हो, आपकी हैंडराइटिंग भी थोड़ी बिगड़ जाती, होती नहीं होती है ना, काम करने का तरीका बिगड़ जाता है। क्योंकि पहले अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम हुआ करता था तो आप हर चीज़ को क्रिएटिविटी के नज़रिए से या फिर अच्छे करने की सोच से काम करते थे। He divides the work amongst the different individual working under him according to the qualification, get the work done from them. अब ऑब्वियस सी बात है सर, किसको काम दिया जाएगा? सबॉर्डिनेट्स को। क्या हर कोई सबॉर्डिनेट? नहीं भैया, वो सबॉर्डिनेट जो क्वालिफाइड है, जिसके अंदर वो स्किल्स दिख रहे हैं कि हाँ इसको अगर हम थोड़ा सा काम दें, थोड़ा सा इसको अथॉरिटी दें, तो ये काम अच्छी तरह कर सकता है, इसके अंदर वो चीज़ दिखती है, ठीक है। तो जो उसके लिए कैपेबल है, उस सबॉर्डिनेट को क्या करता है? वो अथॉरिटी ट्रांसफर थोड़ी सी कर देता है। सेम आप स्कूल सिनेरियो के अंदर भी देखते हो कि भैया स्कूल के अंदर जैसे देखते हैं ना कि अगर सारी चीज़ें ही प्रिंसिपल के पास हो, है ना, कि प्रिंसिपल ही बोले भैया आपको बाथरूम भी जाना है या आपको पानी भी पीना है तो मेरे से परमिशन लोगे, तो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सेम आप अपने घर में देख लीजिए, कुछ पावर्स जो है मदर को ट्रांसफर कर दिए फादर के थ्रू कि भैया ये छोटे मोटे काम जो है, ये बच्चे को जो ध्यान रखना है, ये बच्चे को डांटना उठना, जो भी एक्सरसाइज छोटे मोटे काम है या डिसीजंस लेने होते हैं, नो डाउट बड़े डिसीजंस फादर अपने पास होल्ड करते हैं। जैसे नाइट आउट लेके जाना है या मूवी देखने जाना है या फिर आपको कुछ और पार्टी करने जानी है, तो उस समय आपको कहीं ना कहीं फादर्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए गोवा जाना हो तो मम्मी से पूछ के चल जाओ, ऐसा हो सकता है क्या?
नहीं भैया, वहाँ पापा की रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर छोटे मोटे काम के लिए कहीं आपको बाहर जाना है, आधी घंटे के लिए जाके आ रहे हो, मम्मी आ रहा हूँ थोड़ी देर के अंदर, बात खत्म, ठीक है। A process of entrusting responsibility and authority to the subordinate and creating accountability to those employees who are entrusted responsibility and authority. तो बेसिकली डेलीगेशन को प्रोसेस को क्या बोला गया, डेलीगेशन को एक प्रोसेस के थ्रू डिफाइन किया गया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, साथ ही साथ अथॉरिटी। भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी दे दी और अथॉरिटी कम दे दी, तो इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, काम नहीं चलेगा। तो दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, जो हमने प्रिंसिपल मैनेजमेंट के साथ भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट होनी चाहिए, किसको, सबऑर्डिनेट को। क्या करोगे, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करो, किसको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करोगे, जिसको आपने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और साथ में अथॉरिटी दी है। तो अकाउंटेबिलिटी भी होती है, ऐसा नहीं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, पर अकाउंटेबिलिटी का मतलब भी अलग होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, इस शब्द को भी समझेंगे कि अकाउंटेबिलिटी किसकी ली जाती है एट दी एंड। इन सिंपल वर्ड्स, डेलीगेशन रेफर्स टू डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। ऑब्वियसली सुपीरियर ऊपर है, ये क्या करता है, अथॉरिटी जो है किसको ट्रांसफर करेगा, सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करेगा। किसको करेगा बेटा, सबऑर्डिनेट को, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ठीक है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मीनिंग ऑफ डेलीगेशन अथॉरिटी में अगर हम आगे बात करते हैं, डेलीगेशन नॉट अ प्रोसेस ऑफ एब्डिकेशन। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि डेलीगेशन एब्डिकेशन नहीं होता। इट मींस क्या होता है, जैसे मान लीजिए सुपीरियर है सुपीरियर ने कोई काम सबऑर्डिनेट को दे दिया, भैया ये काम तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट नया नया है, उसके अंदर टैलेंट तो है, पर वो अब कोई चीज़ जब उसको पहली बार देते हो तो उसको सीखने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, उसके डिसीजंस थोड़े गलत हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार डिसीजंस ले रहा है वो अपना दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा है, माइट भी गलत भी हो सकता है। अब गलती हो जाए, या जो आपने उसको टास्क दिया था, जो सुपीरियर ने टास्क दिया था, वो टास्क जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, वो टास्क जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। अब जैसे इसको बड़े सिंपल अंदाज से समझ लेते हैं, ऐसे फादर के जो घर के मतलब बैंक का काम होता है, वो बड़े भैया संभालते थे, ऐसे समझ लीजिए आप, बड़े इजीली रिलेट कर पाओगे आपको। बैंक के जो वर्क हुआ करते थे, वो आपके जो बड़े भैया हैं वो संभालते थे, बिग ब्रदर, ठीक है। एक दिन बिग ब्रदर बोला, यार रोज रोज के काम होते हैं, मैं और भी काम में हूँ, तो उन्होंने छोटे भाई को काम दे दिया, बोले एक काम कर, ये जाके बैंक में पैसे जमा करा दे अकाउंट के अंदर। छोटे भैया गए घर, बैंक गए, समझ में कुछ आया नहीं उनको, भैया कैसे फॉर्म भरना है उनको पता नहीं था, ठीक है। कुछ गलतियां हो गई और उस दिन पैसा जमा नहीं हुआ, ठीक है। तो इनको अथॉरिटी दी, भैया आप ये कर सकते हो, आपके पास ये राइट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ दे दिया। छोटे भैया को पूरा एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये काम कंप्लीट नहीं कर पाए। तो अब बड़े भैया तो किस पे चिल्लाएंगे, छोटे भाई पे, तो कोई इतना सा काम दिया तो वो कर नहीं सकता, तो ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। पर पापा किस पे चिल्लाएंगे, छोटे भाई पे, बड़े भाई पे, किस पे चिल्लाएंगे, बड़े भाई पे। बड़ा भाई बोलेगा भैया इसकी गलती, पापा छोटे ने इसने काम नहीं किया, मैं क्या करूं, इसको बोला था मैंने। पापा बोलेंगे भैया तू इसको कौन सा आता था, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था कि ये काम ढंग से कर रहा है नहीं कर रहा। अगर तुमने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दी है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये देखना कि वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो उसको क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन क्या, उसको सुधारना। इट मीन्स कि अगर आपने कोई डेलीगेशन अथॉरिटी की है, इट डज नॉट मीन कि आप उस अकाउंटेबिलिटी से बच जाओगे, ठीक है। द सुपीरियर इज अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क। क्लियर है, अगली बात समझे। Accountability never be passed or delegated. After creating accountability on subordinates, the superior is also remain accountable. समझ में आ गई बात। तो सुपीरियर अकाउंटेबल रहता है, ऐसा नहीं है कि भैया वो उसने ट्रांसफर कर दी अब तुम्हारी जिम्मेदारी तुम देखो, वो चीज नहीं हो सकती। क्लियर। इंपॉर्टेंस की अगर बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर ध्यान से समझ लेना। 8 टॉपिक्स कवर करेंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव कैसे होगा भैया, क्योंकि आपने क्या कर लिया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, तो वर्कलोड थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। अब मिडिल ऑर्डर भी कहीं ना कहीं जो जिसको आपने पावर्स सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को जो पावर्स दी है, अथॉरिटीज दी है, वो भी एक डिसीजंस ले सकते हैं। कहीं ना कहीं टॉप लेवल भी थोड़ा फ्री हो गया, फोकस कर सकता है, ठीक है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट कैसे होगा भाई, सबऑर्डिनेट को आपने ट्रस्ट किया, उस पर फेथ दिखाया, मोटिवेट होगा,
फ्यूचर के लिए तैयार होगा, वो डिसीजन मेकिंग समझेगा कि डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जा सकता है। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वही वाली बात आ गई भाई, किसी को आप ऑब्वियसली एक वर्कर है, सबऑर्डिनेट है, उसको बुलाया आज से तुम ये काम संभालोगे, उस पर ट्रस्ट दिखा रहे हो, फेथ दिखा रहे हो, तो वो आपके लिए लॉयल होगा, साथ ही साथ वो मोटिवेट होगा और अच्छी तरह काम करने को लेकर। फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपेंशन करने में ज्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि फ्यूचर मैनेजर्स आपने तैयार कर लिए हैं। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट यही तो डिसाइड होता है भाई, जिसने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वो सुपीरियर, जिसको की वो सबऑर्डिनेट, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, हायरार्की भी डिसाइड कर रहा है। बेटर कोऑर्डिनेशन, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, वो वाली बात यहाँ पे भी देख सकते हो आप कि भैया क्योंकि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एक ही जने के ऊपर सारा काम का वर्कलोड नहीं है, तो मैनेजर का वर्कलोड रिड्यूस हो गया, अब वो ज्यादा बेटर एरिया, इंपॉर्टेंट एरिया पे फोकस कर सकता है। बेसिस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, बड़ा सिंपल है, जब फेथ दिखाते हो, आप उस पर ट्रस्ट दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट को मन में भी एक सुपीरियर के लेकर इज्जत पैदा हो जाती है, और जब सुपीरियर एक फेथ दिखाता है, ट्रस्ट दिखाता है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन बॉन्ड क्रिएट करता है ना भाई। जिसके ऊपर दोगे, आपने बोला भैया आज से तुम ये डिसीजन लिया करोगे, तो उसके ऊपर ट्रस्ट है, उसको उस पर विश्वास है उसको, और फिर जब जिसको दिया गया वो सबऑर्डिनेट भी उसको क्या करेगा, गलत साबित नहीं करने देगा अपने आप को, ना उनको होने देगा गलत, और वो और अच्छी तरह काम करके दिखाएगा। तो एक तरह से ये इनका अच्छे रिलेशन को भी डिनोट करता है, कौन, डेलीगेशन। क्लियर। अब एक एक पॉइंट को फटाफट से रीड कर लेते हैं। आपको करना है क्या, बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है बस, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। द थिंग इज दैट, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक एक फटाफट से यहाँ पे ओपन कर देता हूँ समझाने के लिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो समझ लीजिए। Effective managers transfer the ordinary work to the employees through the delegation process. They may now focus their attentions on the crucial issues, and they can do this by giving their subordinates the authority and responsibility they need to do their task. Simple सा है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, छोटे मोटे काम जो रोजमर्रा के काम थे वो आपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया। अब आप क्रूशियल इश्यूज पे जो मैनेजर और ध्यान दे सकता है, सिंपल सी बात है, पर साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आप उसको बोल रहे हो, उसके बराबर की अथॉरिटी उस बंदे को मिलनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज गेट ग्रेटर पॉसिबिलिटीज टू यूज देयर टैलेंट्स एज ए रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन। शोकास भी कर सकता है, ठीक है, अपने टैलेंट को। भाई ऑब्वियसली एक बात तो फिनिशिंग होती है ना, बोले इसमें है, इसमें टैलेंट है, पर उसको मौका नहीं मिल रहा दिखाने का, दिखाने भी रहा तो फिनिशिंग नहीं मिल रही अब तक उसको, वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, तो सब चीज़ें यहाँ पे उसको देखने को या साबित करने का मौका मिलेगा। बाय ऑफरिंग देम द चांस टू पुट देयर स्किल्स to use the acquired experience working on a project relevant to higher level positions, delegation makes the stronger future managers. जो स्किल्स है उनको कहीं ना कहीं वो फिनिश कर सकते हैं, बोलते हैं ना फिनिशिंग टच की रिक्वायरमेंट है, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे उसने काम किया हुआ है, कोई बंदा यार ये बड़े प्रोजेक्ट पे काम करके आया हुआ है, मतलब इसके पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स है, नॉलेज है, इसको हम इस तरह के रोल्स आगे अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर मैनेजर्स आप तैयार कर रहे हो। तो मैंने बताया ना विन विन पोजिशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, simple and delegation, when the manager is sharing his responsibilities and authority with the subordinates, it motivates the subordinate as they develop the feeling of belongingness and the trust which is shown to them by their superior. तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन के रूप में काम करता है, यार इन्होंने मेरे पे विश्वास किया, अब मैं इसको साबित करके रहूँगा, मैं इन्होंने जो काम दिया है वो अच्छी तरह करके रहूँगा। बहुत सिंपल सा होता है ना, घर के अंदर भी कई बार पापा जो है आपको मोटिवेट करते हैं, है ना, कई बार मम्मी बोलती है नहीं इससे नहीं होगा, तो पापा बोलते हैं अरे क्यों नहीं होगा, कर सकता ही है, जा तू करके दिखा, तो आपके अंदर तो पापा ने बोला पक्का मैं करके दिखाऊंगा, साबित करके दिखाऊंगा। हाँ गलतियाँ हो सकती है, नो डाउट इन डैट, पर कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे फादर जो होते हैं बड़े, है ना, थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना, पर सबसे पहले गाड़ी चलाना भी आपको वही सिखाएंगे, ठीक है, वो मोटिवेट करते हैं आपको आगे बढ़ने, ज़िंदगी में कोई कमी नहीं, ज़िंदगी में कितना हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है, आपको हमेशा जुझारूपन रहना चाहिए, कभी हार मान के थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है आपको, फादर सिखाते हैं ये चीज़ें। हाँ मदर जो होती है वो बड़ी थोड़ी सी इमोशनल होती है, ठीक है, वो आपका हमेशा आपको प्रॉब्लम होगी तो आपको कवर करेगी, बेटे के ये हो गया, बेटी के ये हो गया, तकलीफ हो गया वैसे। पर फादर जो होते हैं वो समझते हैं इस चीज़ को कि भैया हमें क्या करना है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, हम ऐसे
पुचकारना नहीं बच्चे को, ठीक है। तो ये मोटिवेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है वैसे हमारे फादर भी देते हैं हमें। सम एम्प्लॉयज कैन बी मोटिवेटेड बाय सच काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो हम डायरेक्टिंग चैप्टर में पढ़ेंगे तो इंसेंटिव कितने प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। तो बेसिकली यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा उसको अलग से, उसको कोई अथॉरिटी दी गई तो उसको अलग से पैसा नहीं दिया जा रहा, उसको सीखने का मौका मिल रहा है, उसको ट्रस्ट दिखाया आपने, उसको मोटिवेट कर रहे हो। तो बेसिकली नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के रूप में काम होता है, जो उसके लिए एक बोलते हैं ना पेट्रोल के रूप में काम करता है, उसके अंदर वापस से री एनर्जाइज कर देता है उसको। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। जैसे मैंने आपको बताया बड़ा इजी होता है। When managers delegate tasks to subordinates, they bear in mind each subordinate qualifications and capabilities while they transfer the responsibilities and power. तो मैंने बताया डेलीगेशन ऐसे ही नहीं होता। डेलीगेशन करने टाइम पे भैया किस बंदे को आप ये पावर दे रहे हो, किस बंदे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, वो डिपेंड करता है उस बंदे के अंदर क्वालिफिकेशन, उसके स्किल्स, उसका टैलेंट, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है मैनेजर, देखता है, फिर उसके बाद बंदे को चूज़ करता है, हाँ यार इस बंदी को जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस रिजल्ट इन टास्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन बोथ ऑफ विच आर क्रूशियल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके लिए फ्यूचर के लिए हमेशा फ्यूचर टैलेंट तैयार है। आपको पहले से पता है यार अगर हम कुछ ऐसा भी करेंगे तो आगे ये बंदा संभाल सकता है, ठीक है। कहीं नए प्रोजेक्ट लेंगे तो ये बंदा हमें कोई और बंदे का अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, ये बंदा उसके लिए तैयार है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ को देखते हुए भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये बहुत सिंपल सा है, इसको लॉजिक हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे टीम इंडिया में बात करते हैं तो कई प्लेयर्स को जो होता है, जो बॉलर्स होते हैं या ऐसा होता है ना, उनको पहले से थोड़ी बैटिंग सिखाना चालू कर देते हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाना चालू कर देते हैं। देखना आज इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो साथ में बैटिंग भी कर लेती है भाई, रन भी बना लेती है, ठीक है। उन पर विश्वास दिखाया, उनको बिलीव करा गया, ठीक है। तो अब क्रूशियल टाइम पे लगता है कि पहले ऐसा लगता था यार अगर पहले के 6 बैट्समैन गए तो अब तो क्या है 10 रन में पूरी इंडिया समझ जाएगी। अब ऐसा नहीं है, उससे कभी लगता है 50 रन तो नीचे वाले ही मार जाएंगे। क्यों हुआ? क्योंकि उनमें ग्रोथ, उनको अंदर वो विश्वास, उनको मोटिवेट किया गया, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई, साथ में अथॉरिटीज़ दी गई। जब बॉलिंग करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में अथॉरिटी, भैया अपने हिसाब से फील्ड सेट कर लीजिए, अथॉरिटी भी है। अगर मान लीजिए वो कैप्टन आके बोले कि भैया तुम्हें तो बॉलिंग करनी है, सीधा आउट करके दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बोले यहाँ फील्ड नहीं, फील्ड तो वही लगेगी, और बोले मैं बॉलिंग कैसे करूँ यार, यॉर्कर डालूंगा, पता कट लग के पिच के साइड चला गया, बॉल चौका पड़ जाएगा, फिर मेरे पे चिल्लाएगा। अथॉरिटी भी है कि ठीक है आपको जहाँ फील्ड सेट करना है वहाँ फील्ड सेट कीजिए, प्लान ए काम नहीं कर रहा, प्लान बी पे शिफ्ट कर लीजिए। तो ये चीज़ अथॉरिटी होती है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सब पर साथ में वो अथॉरिटी भी दी गई है। नेक्स्ट, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, डेलीगेशन एस्टैब्लिश द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर द हायरार्की ऑफ मैनेजर। ऑब्वियसली जो करेगा, वो जो डेलीगेट करेगा वो सुपीरियर होगा, जिसके पास वो डेलीगेशन अथॉरिटी की जाएगी वो सबऑर्डिनेट होगा। The extent of power delegated to the subordinate decides who will report to whom and the power at each job position form the management hierarchy। पहली बात तो जो डेलीगेट कर सकता है वो सुपीरियर है, फिर किसके पास कितना पावर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं एक हायरार्की बना देता है, मैनेजमेंट हायरार्की। भैया कौन लोअर लेवल पे है, कौन मिडिल लेवल पर है, कौन सुपीरियर टॉप लेवल पे है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन सुपीरियर है और कौन सबऑर्डिनेट है। बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट, बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे होगा बेटा? सिंपल सा, व्हेन टास्क आर डेलीगेटेड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेथोडिकली स्प्लिट। मैं जब टास्क असाइन किया जाता है ना तो ऐसे ही नहीं फुर्रे में हवा के अंदर ही डेलीगेशन कर दिया गया, नहीं, वो टास्क को बहुत ही लॉजिकली, साइंटिफिकली, मैथोडिकली स्प्लिट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर वो जील है, उसी को वो काम दिया जाता है। सो दैट्स व्हाई पर्सनल्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द टास्क फेलियर। पर कहीं ना कहीं ये चीज़ भी देखनी पड़ती है कि भैया ऐसा तो मैंने आपको बता दिया कि भाई डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, ये तो बता दिया, पर आप ये भी नहीं कह सकते भैया कि यार वो एकदम भी अकाउंटेबल नहीं है। कहीं ना कहीं उसे पूछोगे ना, जवाब तो मांगोगे कि भैया अगर मान लीजिए आपसे नहीं हो रहा था तो आप मेरे पास क्यों नहीं आए, आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा। वो वाली बात है कि अगर मेरा काम नहीं हुआ तो सामने वाले की जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर आप वो काम ढंग से करोगे भी नहीं क्योंकि आप फ्री हो उस चीज से। भाई आपको पावर दे दी गई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर दोनों दी गई। मान लिया आपको डेलीगेशन अथॉरिटी हुई है, पर अगर आपको ये फ्रीडम मिल गया ऐसा कि भाई अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, इन दैट सिनेरियो फिर क्या होगा कि आप काम कंप्लीट करोगे ही नहीं, आप आलस से जाओगे।
आप बोलोगे यार नहीं हुआ तो भी मेरी क्या जिम्मेदारी, मुझे कौन बोलने वाला, मुझे कौन पूछने वाला। इन दैट सिनेरियो कहीं ना कहीं ये भी देखना जरूरी है कि वो पूछने आपको मतलब वो क्वेश्चनेबल जरूर होगा कि भैया काम अगर नहीं हुआ, कोई समस्या अगर आ रही थी तो आपने मुझसे वो बात क्यों नहीं की, या आपने और कोई तरीका क्यों नहीं अपनाया, तो उसके नजरिए को उसने उस समय क्या सोचा था ये जानना भी जरूरी है। या फिर ये पता लग जाएगा कि भैया इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको काम मिल गया तो ये बोला ठीक है छोड़ो अपनों क्या करना है, नहीं होगा तो सामने वाला देखेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी आती है, ठीक है। There is no duplication of effort. Thanks to this methodical division of labor and the organization benefits from goods coordination. तो obviously एक दूसरे से आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हो, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो चाहे स्कोर कार्ड के थ्रू हो, चाहे किसी और के थ्रू आप देख सकते हो कि बंदा किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से काम नहीं कर रहा, तो एक बेटर कंट्रोल होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है फ्रॉम डेलीगेशन। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। In the process of delegation, the managers are allowed to share their responsibilities and work with the subordinates, which help the manager to reduce their workload. जैसे मैंने बताया था, एक ही बंदे के ऊपर सारा वर्कलोड आ जाएगा तो काम नहीं कर पाता। अब उसने क्या कर दिया, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसने क्या कर दिया, वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब जो की एरिया है, जो मेन इंपॉर्टेंट एरिया, वहां पे ज्यादा वो ध्यान दे सकता है। कौन? मैनेजर भैया। With the process of delegation, the managers can pass all their routine work to the subordinates and concentrate on the important work. ये बता चुका हूँ मैं आपको। Without delegation, manager will be overburdened with the work. ये भी अपन काफी हद तक रीड कर चुके हैं। इसका पूरा जो सिनेरियो था, क्यों इंपॉर्टेंट है डेलीगेशन, वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। बेसिस ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ओनली टू पार्टीज, एक सुपीरियर होता है भैया, एक सबऑर्डिनेट होता है, are involved in the delegation process because superior would only delegate responsibility and authority to their subordinates when they have the confidence in them. तो obviously basis बनता है superior subordinate relationship का। It is sign of healthy relationship when superior shares the transfer obligations and powers to the subordinate. healthy relation भी है कि भैया अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में, ट्रस्ट दिखा रहे हैं, फेथ दिखा रहे हैं, वो उस पर मोटिवेट कर रहा है सबऑर्डिनेट्स को। डेलीगेशन thus enhance the relationship between the leaders and the फॉलोअर्स। तो ये चीज मैंने आपको, जो अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैंने आपको सिर्फ रीड करने के लिए यहाँ पे लिखा है, बाकी आपको कहाँ खत्म कर देना है, ऊपर के जो मैंने 8 पॉइंट आपको वहाँ दिखाए थे, जो सर्किल बन के आया था स्टार्टिंग इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, वो ही आपको याद रखने उन पॉइंट्स को। बाकी और क्योंकि आप समझ चुके हो उसका मतलब इंपॉर्टेंस, ऑटोमेटिकली आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो, अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करना। मैं हमेशा कहता हूँ जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है उसको एज इट इज कॉपी मत करना, आप स्क्रीनशॉट के रूप में रख लीजिए, या आप जब चाहे इसको वीडियो को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब भी आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो तो खुद जितना बेटर एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने जो अब तक टॉपिक को समझा है उस बेसिस पे एक्सप्लेन कीजिए, वो ज्यादा बेटर होगा इन कंपैरिजन टू किसी के रटे रटाए नोट या किसी के जैसे मैंने यहाँ लिख के दिया वो आप यूज कर रहे हो। तो क्लियर बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की बात करें तो बेटा 3 एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। दैट इज हमारा सबसे पहला होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे पहला आता है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भैया, कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट को क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि सबऑर्डिनेट क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया कि जो काम दिया गया उसको कंप्लीट करना है। तो बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सुपीरियर के रिस्पॉन्सिबल है कि भैया जो काम उसने दिया है वो मेरे को ढंग से करना है। नेक्स्ट अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब टेकिंग पावर, टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। सॉरी टेकिंग पावर तो मतलब पावर ऑफ टेकिंग डिसीजंस, अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी, इन तीनों चीजों को काउंट करेंगे अपन, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि भैया जो आपने काम किया वो सही हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। अगेन सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है नो डाउट, पर कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट भी अकाउंटेबल है इस चीज के लिए कि काम क्यों नहीं हुआ, क्या रीजन हो गया था, क्या परेशानी हो गई थी। तो ये 3 एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं फटाफट से। नाउ जो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आई, सबऑर्डिनेट के ऊपर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम उसको दिया गया है वो काम ढंग से कंप्लीट करना है, वो रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज के लिए, जो सबऑर्डिनेट सुपीरियर ने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, जो सीनियर मैनेजर जो उसने उसके ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, जो फेथ दिखाया है, उसको साबित करना है कि भैया मैं ये काम कर सकता हूं, आपने मुझ पर विश्वास किया है, मैं आपको ये सही करके अच्छी तरह करके काम कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन।
The process of delegation begins when the manager passes on some of his responsibility to his subordinate, which means responsibility can be delegated. Obvious सी बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करी ना भैया। ये पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? मैनेजर की थी, क्योंकि काम किसको करना था? मैनेजर को करना था। पर मैनेजर भैया बोले यार इतना सारा काम, वर्कलोड ऑलरेडी पड़ा है, मैं सब नहीं कर पा रहा, तो ये जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही तो हुआ कि पहले ये जिम्मेदारी मेरी थी, अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूं कि पहले ये काम मैं करता था, अब ये काम तुम करोगे। जैसे फादर होता है ना, जो एक एज के बाद अब वो कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिबल कर देते हैं कि भाई पहले मैं ये चीज़ संभालता था, अब तुम संभालो। जैसे मेरे फादर वो बोलते हैं कि भैया देखो मैं काफ़ी जगह सोशलाइज, मेरे फादर अच्छा का सोशलाइज करते हैं, ठीक है। तो एक एज बाद बोलते हैं यार अब ठीक है, मैं अपने टाइम में था तो मैं सोशलाइज करता था, अगर कहीं जाना है, कहीं किसी से मिलना है तो मैं जाता था, मिल के आता था, ठीक है। पर ओवर टाइम पीरियड अब एज हो गई है थोड़ी सी, है ना, तो ऐसा लगता है यार अब इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं सुबह, क्योंकि वो अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पे भी जाते हैं, तो बोले यार अब इतनी हिम्मत नहीं है कि शाम को कहीं और जाऊँ, किसी से मिलने जाऊँ, या कोई से डिनर है किसी के यहाँ पे, कोई फंक्शन है वहाँ पे भी जाऊँ। तो बोलते हैं अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, अब इसको तुम कैरी फॉरवर्ड करो, ठीक है, कि तुम अब जाओ उन लोगों से मिलो, हाँ ठीक है कौन, अच्छा मैं उनका बेटा हूँ, नमस्कार अंकल कैसे हो, क्या हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करिए, ठीक है। समटाइम फादर बोलते हैं कि यार अब देखो ऐसा है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग अलग तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना भी जरूरी है। होता है ना, घर का खर्चा भी होता है। अब जैसे कि अब बड़े हो गए हो, आप अर्न करने लग गए हो, शादी भी हो गई है, तो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ कि आप जो पहले एज ए टीनेजर थे, या फिर आप जो पोपटलाल वाली उम्र जो आप जिंदगी गुजार रहे थे, मतलब कुंवारेपन या कुंवारे थे, तो उस केस में जो चाहे वो आपने कर लिया, कोई टेंशन नहीं है, पैसा आपने अपने हिसाब से खर्च कर लिया, पर अब नहीं होना चाहिए। अब आपको खर्चा भी उठाना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे कीजिए, या मिल्क का जो बिल आता है वो पे कीजिए, या घर का जो राशन आता है उसका बिल, आप कोई ना कोई एक बिल आप पे कीजिए, जो मैं पहले ले रहा था अब आप लीजिए, समझ में? तो दिस इज हाउ कि मैनेजर बोलता भैया ये मेरे रिस्पॉन्सिबल था, पर अब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं कि ये काम आप कंप्लीट करोगे। दैट्स व्हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड। फीचर्स की अगर बात करते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, जैसे मैंने आपको बताया अभी, अच्छी खासी क्लियर हो गया अब तक, ठीक है। इट अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बिकॉज सबऑर्डिनेट इज बाउंड टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय हिज सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड बिकॉज सबऑर्डिनेट्स विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। तो मैंने लिखा था ना, वो सुपीरियर ऊपर है, सबऑर्डिनेट नीचे है, तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ऐसे होगा, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है कि जो इन्होंने ये जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करना। कंफ्यूज मत होना, सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी है कि जो सुपीरियर ने जिम्मेदारी दी है उसको अच्छी तरह निभाना। क्लियर है मेरी बात? एकदम फिट बैठ गया, ये लाइन से ही पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा। अथॉरिटी का मतलब क्या है? पावर टू मेक डिसीजंस, सिंपल सा। टू कैरी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरी एम्प्लॉय नीड टू हैव सम अथॉरिटी, ऑब्वियस बात है। अब कुछ चीजें होती है जो, जैसे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो दी कि आपको ये, जैसे मेरे फादर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि भैया आप सोशलाइज अब आप करोगे अपने हिसाब से, ठीक है, मैं नहीं जा सकता, तो वहाँ पे अथॉरिटी भी होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं आप हर जगह आप भी जाना प्रेफर नहीं करोगे, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, कई हमारे घर वाले ऐसे बोलते हैं कि यार ना मेरी दादी की साइड अगर हम देखते हो रिलेशन बहुत लंबा है, बहुत लंबा रिलेशन है हमारा, मतलब ये भी जानता वो भी जानता, उसके भी हम गए तो उसके भी जानते हैं, इसके भी। पर अब क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास आ चुकी है, तो मेरे पास ये अथॉरिटी भी है कि मेरे को कहाँ जाना जरूरी है, कहाँ जाना जरूरी नहीं है, ये भी चीज मेरे पास होनी चाहिए। आपको रिस्पॉन्सिबल तो कर दिया कि भैया आपको सोशलाइज करना है, अब मैं हर जगह तो जा नहीं सकता, ठीक है। अब मान लीजिए दादी के कोई रिलेशन में लगता हो उनसे थोड़ा सा, तो वहाँ फादर जाते थे, अब मेरा वहाँ जाना जरूरी नहीं है, ये मेरे को नहीं लगता कि यार उतना रिलेशन अपने को निभाने की दरकार है, तो अथॉरिटी मेरे पास है। मैं फादर में, पापा यार वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, कोई बड़ा फंक्शन हुआ उनके, तो छोटे मोटे फंक्शन में जाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये अथॉरिटी मेरे पास है। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, बात सही है यार, जब कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई शादी उदी हो तो जाना जरूरी, बाकी XYZ कोई छोटा सामनी उमनी करते हैं वहाँ जाना जरूरी नहीं है, यू कैन अवॉइड दैट। समझ में आ गई बात? तो दिस आर द अथॉरिटीज। तो सेम वे कि आपको जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह निभाने के लिए साथ में अथॉरिटी देना भी जरूरी है। वो वाली बात, अगर मेरे फादर ऐसे बोल दें मुझे आपको तो हर जगह जाना पड़ेगा, चाहे छोटा सा फंक्शन वंक्शन हो, तो मैं बोलूँगा भैया मैं जॉब करूँ या फिर वहाँ जाता फिरूँ,
वो दोपहर में खड़ा कर देना, जॉब की छुट्टी कर लूँ चल जाऊँ वहाँ पे, वो तो पॉसिबल कंडीशंस नहीं है। और मान लीजिए यहाँ पर है और जो फंक्शन कर रहे हैं वो 20 किलोमीटर दूर है, अब मैं रात को भी जाऊँ यहाँ से ऑफिस से 9 बजे, अब मैं क्या 20 किलोमीटर दूर जाऊँगा? नहीं जाऊँगा यार, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वो, है ना। तो वहाँ पे वो फ्रीडम मिलना जरूरी है, अथॉरिटी डिसीजन लेना जरूरी है। तो दैट्स वाई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो अथॉरिटी भी मिलना जरूरी है, ठीक है। सो टू कैरी आउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक एम्प्लॉय को अथॉरिटी चाहिए उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। When manager are passing the responsibilities to the subordinate, they also pass some of the authority to the subordinate to complete the task effectively and efficiently. Features की बात करते हैं बेटा, 6 features हैं। Authority refers the right to take the decisions due to your managerial positions. Authority determines the superior subordinate relationship, obvious सी बात है। अथॉरिटी इज रेस्ट्रिक्टेड बाय लॉ एंड रूल्स ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भैया आप कितनी अथॉरिटी दे सकते हो, आपके पास कितनी अथॉरिटी है, उसमें से आप कितनी अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हो। अब बोले मैं मैनेजर हूँ, आज से सारा काम तू ही देख मेरा, बाकी मैं मैनेजर बना रहूंगा। बोले काहे का मैनेजर, फिर चल तू निकल यहाँ से, जब सारा काम वो देख रहा है। तो कितना पावर डेलीगेट कर सकते हो, किस तरह के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे और किस तरह के डिसीजंस आप जो है जो नॉर्मल डिसीजंस वो आप डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन विच लिंक द वेरियस जॉब पोजीशन। ऑब्वियसली स्केलर चेन अपन ने पढ़ा है, यहाँ पे गैंग प्लैंक भी पढ़ा है अपन ने, ABCDEFGH और I। तो ये तो गैंग प्लैंक हो जाता है इमरजेंसी, बाकी आपको ये फ्लो करना पड़ता है। तो अथॉरिटी स्केलर चेन क्रिएट करता है, सिंपल सा है। अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड as we go higher up in the management hierarchy, the scope of authority increases। obvious बात है, जैसे जब हायरार्की में ऊपर चढ़ते जाओगे उनकी अथॉरिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो लोअर लेवल या मिडिल लेवल पे काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग के अंदर कि भाई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होनी चाहिए, इनमें कोई चेंजेस या इनमें कोई अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें अप डाउन है तो फिर खेल खत्म है, काम कंप्लीट नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी, to make sure that the employees or the subordinate perform their responsibilities in their expected manner, accountability is created। वो वाली बात बताया था मैंने आपको कि भैया आपको काम दे दिया पर आप अकाउंटेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, मुझसे कौन पूछने वाला है। कोई होता ना, जब किसी से कोई पूछने वाला नहीं है या वो जवाबदेही के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है कि भैया काम नहीं हुआ, तो उससे आप नहीं पूछ सकते क्योंकि वो उसको आप अकाउंटेबल नहीं करते। फिर वो बोलेगा नहीं हुआ, खत्म बात, एक ही बात बोलेगा, काम हो गया, नहीं हुआ, चल जाएगा। फिर दिन काम हुआ, नहीं हुआ, चल दिया। बोले क्यों नहीं हुआ, बोला आप अकाउंटेबल नहीं हूँ, मेरे को आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, आपने वो काम दिया था, नहीं हुआ, बात खत्म। क्यों नहीं हुआ, अगर आप ये नहीं पूछ पा रहे हो तो फिर वो उसको ग्रांटेड ही लेगा, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब बहुत सिंपल सा है, मींस सबऑर्डिनेट्स विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क। क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेप ऑफ द डेलीगेशन प्रोसेस। बता चुका हूं मैं आपको। The accountability cannot be passed or delegated. It can only be shared with the subordinates, which means even after delegation, responsibility and authority, the manager will be accountable for the non-compliance। मतलब इसका कहने का सिंपल सिनेरियो है कि शेयर किया जाता है। आप ये नहीं कि डायरेक्टली टोटली उसको अकाउंटेबल कर दोगे, वो भी गलत है, पर शेयरिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी इसलिए जरूरी है। तो आप क्या बोलते हो, अकाउंटेबिलिटी कैन बी शेयरेबल बिटवीन द मैनेजर, बिटवीन द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। हाँ, सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल होना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सुपीरियर है वो फ्री हो गया अपने पावर, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए जी, तो बात खत्म। फीचर्स की बात कर लें अकाउंटेबिलिटी की। 4 फीचर्स हैं। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट। क्लियर है हमें ये बात। सेकेंड, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट पास नहीं हो सकता, पर क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है, ये ध्यान रखना। इट कैन बी शेयर्ड, ओके। थर्ड, इट इन्फोर्स टू द रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द वर्क कंप्लीट। भैया कितना काम कंप्लीट हो गया, कैसे हुआ, कितना काम कंप्लीट कर लिया, कोई मुसीबत आई क्या, कहाँ तक काम हो गया, इस तरह से। फोर्थ, इट फ्लोज अपवर्ड, दैट इज सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए जी, तो रिलेशन क्या हुआ बेटा इनमें, सिंपल सा है। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम की जाती है और अकाउंटेबिलिटी इम्पोज की जाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। Responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility। कमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं लिख रहा हूं उसको भी इंपॉर्टेंट, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किससे आती है, अथॉरिटी से, और जो अकाउंटेबिलिटी वो किससे आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। क्लियर है, कमेंट तो फिर आपको ये तीनों लिखना है और वो समझाना है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट। मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा सिंपल है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब
जहाँ पे सारे डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में है, टॉप मैनेजमेंट के पास में है, छोटे से छोटे डिसीजंस भी वो ही लेगा। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है कि सारे पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया सॉफ्ट फ्लोर लेवल तक, कि हर कोई अपने अनुसार डिसीजंस ले सकता है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। बेसिकली किसी भी सिनेरियो के अंदर आप देखोगे, जैसे कि आप स्कूल की बात कर लीजिए, अपने घर की बात कर लीजिए, ना ही प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन है ना ही डिसेंट्रलाइजेशन है। स्कूल में अगर बात करोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन है, पर फुल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। वहां पे कुछ पावर्स होते हैं जो प्रिंसिपल अपने पास रखता है, वो रखता है भैया ये कुछ डिसीजंस है जो मैं ही ले सकता हूँ और कोई नहीं ले सकता, तो वो सेंट्रलाइज है। पर बाकी छोटे मोटे डिसीजंस वो क्या करता है, पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिसेंट्रलाइजेशन के रूप में। तो बेसिकली बोलते हैं हम, जब डेलीगेशन है, जब डेलीगेशन को सॉफ्ट फ्लोर लेवल तक ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो हम बोलते हैं किसका रूप ले लिया इसने, डिसेंट्रलाइजेशन का रूप ले लिया। ये ध्यान रख लेना बस। When delegation is done to the soft floor level is known as decentralized. Soft floor level मतलब to the operational, ठीक है, मतलब lower level of management। क्लियर? चलिए फटाफट से रीड कर लेते हैं। Centralization refers to the concentration of powers authority in a few hands और the top level पे सारा पावर अथॉरिटी है, यही डिसीजन लेंगे और कोई लेगा नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन बड़ा सिंपल सा बोलता भाई अपना, that is decentralization can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management। तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे बेटा, ठीक है, कैन एनी ऑर्गेनाइजेशन बी सेंट्रलाइज्ड और फुल्ली डिसेंट्रलाइज्ड। तो देखिए इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। सेंट्रलाइज हो सकता है अगर एक छोटे लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो, ज़्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आपका, ठीक है, तो उस केस में आप सेंट्रलाइज रखते हो सारी चीज़ों को, ज़्यादा वर्कर्स नहीं है। वैसा जब आप क्या करते हो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होता है धीरे धीरे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं संभाल सकता, तो उसका करना पड़ेगा, पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और वो किसका रूप लेना चालू कर देगा, डिसेंट्रलाइजेशन का रूप लेना चालू कर देगा। क्या पूरा डिसेंट्रलाइज हो सकता है? नहीं, पूरा डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकता। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मिक्सचर ही चलता है। तो आज भी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक मेकिंग कंपनी हो, उसमें भी देखोगे तो कुछ पावर जो सेंट्रलाइज्ड है और बाकी पावर डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये दोनों का मिक्सचर ही एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर वर्क करवाने में हेल्प करता है। रिलेशन बिटवीन द डेलीगेशन, सॉरी सेंट्रलाइजेशन, अच्छा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है। तो जैसे हमने बताया आपको, डेलीगेशन इमीडिएट सबऑर्डिनेट को होता है, पर यही चीज जब जो पूरे ट्रांसफर सॉफ्ट फ्लोर लेवल पर, हम बोलते हैं भैया क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ठीक है, फटाफट पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, जो मैंने आपको समझा दिया अभी बेटा। In delegation, we multiply the authority with 2, whereas in decentralization, the authority is multiplied by many, because systematic delegation taking place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization। तो बेसिकली डेलीगेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ये ऊपर से नीचे, खत्म बात। पर ये जब एक इससे 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 पावर डिस्ट्रीब्यूट होते नीचे चल जाता है, तो हम बोलते हैं किसका रूप ले लिया इसने, डिसेंट्रलाइजेशन का रूप ले लिया है। ठीक है, इफ डेलीगेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन लेवल्स ओनली, देन देयर विल बी नो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। डेलीगेशन इज नेसेसरी बट नॉट डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कई बार, इसलिए मैंने इस पॉइंट को देख लिया, नहीं तो इतनी जरूरत नहीं थी इस पॉइंट की। काफी बच्चे जानते इस चीज को, पर समझ लीजिए कि डेलीगेशन जो है नेसेसरी है। भैया वही वाली बात है कि एक मैनेजर सारे काम कर ले, पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर सारा बर्डन डाल दो, वही पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा भैया, एक फोकस करने के लिए, अपने वर्कलोड को रिड्यूस करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करने के लिए वो क्या करेगा, डेलीगेशन तो करेगा ही करेगा। पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है सिर्फ डेलीगेशन करती है, डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं करती। क्योंकि कई लोग होते हैं जो अपन पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल में, ठीक है, बॉस सेंट्रल लीडरशिप स्टाइल पढ़ेंगे अपन, जहाँ पे क्या होता है भैया, सारे पावर्स खुद के पास ही रखता है। ठीक है, प्रॉपर वर्किंग थोड़ा रिड्यूस करने के लिए वो जरूर कर सकता है डेलीगेशन, पर जरूरी नहीं कि वो हर किसी को डिसेंट्रलाइज करे। मान लीजिए जहाँ पे ऐसी जॉब है या ऐसा बिजनेस जहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स ज़्यादा है, तो उस केस में डिसेंट्रलाइजेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना पड़ेगा। तो इन दैट सिनेरियो डेलीगेशन जरूरी है, पर डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है। इसको रीड कर लेते हैं। Delegation is essential part of every organization. That is, no organization can work without using the concept of delegation, as no individual can do all the work
हिमसेल्फ ओनली, सारा मैं ही कर लूँगा, अरे ये भी मैं कर लूँगा, चल छोड़ छोड़, अरे ये भी मैं कर लूँगा, अरे ये भी मैं कर लूँगा, तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बंटाधार होगा, रायता ही फैलेगा और कुछ ना होना। ठीक है। Delegation is a tool to get the work done effectively and efficiently through others, whereas decentralization is required when an organization grows and expand and only top level cannot manage it. तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं करता, एक्सपेंड नहीं करता और टॉप लेवल के कंट्रोल में सब कुछ नहीं आ सकता, तभी डिसेंट्रलाइजेशन लेके आता है। बाकी डेलीगेशन, अगर आपको बिजनेस को इफेक्टिवली एफिशिएंटली चलाना है तो डेलीगेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। एक और पॉइंट अगर इसमें पढ़े अपन, स्पेशली इन द प्रेजेंट एरिया ड्यू टू लिबरलाइजेशन, क्योंकि एलपीजी आ चुका ना भैया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, फास्ट डिसीजन इज नीडेड एंड क्विक डिसीजन कैन बी टेकन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ओनली, एज इट इज प्रोवाइड greater flexibility and freedom of action, but still may organization are working with little or no decentralization। तो आज की तारीख में जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, फास्ट डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है, वहीं अगर आप सब कुछ क्या करोगे, सेंट्रलाइज रखोगे, तो भैया टॉप लेवल तक आप बात पहुँचाओ, फिर टॉप लेवल उसके ऊपर चर्चा करेगी। ठीक है, फिर जाके कहीं बोलेगी हाँ ये करना ही नहीं करना, जब तक तो क्या पता अपॉर्चुनिटी निकल गई या उस डिसीजन का जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो गया, तो जो इसका इफेक्ट आ सकता था वो रिड्यूस हो चुका, उतना पॉजिटिव इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो वहाँ अगर डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या कि फटाफट जहाँ भैया ये कर ले फटाफट, बहुत अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो क्विक डिसीजन होता और फायदा ऑर्गेनाइजेशन को देखने को मिलता। पर आज भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड नॉट कंपल्सरी। तो ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट टोटली डिपेंड करता है कि उनको डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करना है या नहीं करना, पर कंपल्सरी है नहीं कि भैया आपको करना ही पड़ेगा, पर डेलीगेशन जरूरी है। क्लियर है, आगे क्वेश्चन में चलिए जी, ये पॉइंट कवर हो गया अपने आप में। अब जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बड़ा ही सिंपल सा पॉइंट है, टू द पॉइंट है। ठीक है भैया, कंपनी ग्रोथ भी मिलेगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग भी मिलेगा, तो आपको वो वाली जैसे मैंने बताया पॉइंट्स को याद रखना है और बाद में अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो इट सेज अगेन 8 पॉइंट्स है बेटा आप लोग के पास। डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, ऑब्वियस सी बात है, वही वाली बात है ना बेटा कि जब आप उनको पावर्स दोगे, जब उनके पास अथॉरिटी होगी डिसीजन मेकिंग की, तो सबऑर्डिनेट्स के अंदर इनिशिएटिव डेवलप होगा, है ना, एक जुझारूपन डेवलप होगा कि यार हम भी डिसीजन ले सकते हैं, अच्छे डिसीजंस लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेटर डिसीजंस लेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने आप को साबित करेंगे, फ्यूचर टैलेंट की ओर बढ़ेंगे, करियर ओरिएंटेड बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, जैसे बताया आपको, क्योंकि मिडिल लेवल का बंदा है उसको कहीं ना कहीं आपने पावर दे दी थोड़ी सी टॉप लेवल वाली, तो वो बोलेगा यार मैं अपने जो डिसीजंस मेकिंग पावर से शो कर सकता हूँ कि मैं अच्छे डिसीजंस ले सकता हूँ, जो टाइम ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी मुसीबत में उस तरफ मैं ऐसे डिसीजंस लूँ जो ऑर्गेनाइजेशन को उस मुसीबत से बाहर निकाले या ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट में करें। तो फ्यूचर टैलेंट मैनेजर आपके लिए तैयार हो जाता है। कंपनी ग्रो करना चाहती है, एक्सपेंड करना चाहती है, तो बाहर से कुछ भी रिक्रूट करने की जरूरत नहीं है, इस बंदे को उठाओ और सीधा वहाँ पे फिट कर दो। ठीक है, क्विक डिसीजन मेकिंग, अब उनको ऑब्वियसली टॉप लेवल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है माथा पड़ी पालने की, भैया टॉप मैनेजमेंट जवाब देगा, इंतजार कर रहे हैं बैठे, अब देगा अब देगा अब देगा, वहीं पे क्योंकि हर किसी के पास पावर है, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर जॉब पोजीशन के उतनी पावर दे रखी है, तो वो बेटरमेंट फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए क्या सही रहेगा, ये डिसीजन कंपनी को फायदा देगा, उस हिसाब से वो डिसीजन ले सकते हैं, जिससे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को फायदा देखने को मिलता है। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि अब उनको छोटी बात के लिए परेशान होने की दरकार नहीं है, हर छोटी बात के लिए सर ऐसा हो गया, सर ये हो गया, अब सर ये करना है, सर वो करना है, तो ये चीज़ से थोड़ी सी कहीं ना कहीं उनको राहत मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करें फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि आपका मैनेजर टैलेंट डेवलप हो रहा है, डिसीजन मेकिंग भी हो रहा है, इनिशिएटिव भी हो रहा है, तो कंपनी भी ग्रो करती है। कैसे करेगी भैया कंपनी ग्रो, जब सब अच्छे डिसीजंस लेंगे, अपने काम को अच्छी तरह करेंगे, तो ऑब्वियसली कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा तो कंपनी एक्सपेंड भी करेगी, एक्सपेंड करेगी तो कंपनी को ग्रोथ करने में आसानी होगी। ठीक है, बेटर कंट्रोल, सबका स्कोर कार्ड जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे आप। ठीक है, कि भैया आपको ये पावर्स थी, आपने किस तरह के डिसीजंस लिए, इस डिसीजन से कंपनी का क्या पॉजिटिव इफेक्ट आया, नेगेटिव इफेक्ट आया, तो आप क्या कर सकते हो, बेटर कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, कि भैया हमें ये डिसीजन किसने लिया, टॉप लेवल ने लिया था। ठीक है, अच्छा ये डिसीजन किसने, लोअर लेवल ने, लोअर में किसने लिया था, इस डिपार्टमेंट ने लिया था, इससे पॉजिटिव इफेक्ट कितना आया, नेगेटिव इफेक्ट कितना आया, उनके स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भैया ये काम अच्छी तरह कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फ्यूचर मैनेजर टैलेंट डेवलप हो भी जाता है और साथ ही साथ बेटर कंट्रोल भी जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट,
प्रमोट इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। अब ध्यान रखना, इनिशिएटिव ऑब्वियसली बात है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने आपको इनिशिएटिव अमोंग सबऑर्डिनेट्स, तो वो यहाँ पे भी है कि जब उनको कुछ आप डिसीजन देने की पावर देते हो, साथ में रिस्पॉन्सिबल तो ही, ऑब्वियसली बात है कि कुछ भी गलत होगा तो वो वाली बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, अकाउंटेबिलिटी ऐसा नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, पर कहीं ना कहीं इनिशिएटिव। अगर प्रोसेस में कुछ चेंज करने से, काम के तरीके में चेंज करने से अगर ऑर्गेनाइजेशन को फायदा मिल रहा है तो वो काम करना चाहिए, तो वो इनिशिएटिव लेंगे, फिर वो क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपनी कि यार इस तरह से काम करने में ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, तो फिर वो करना चाहिए और वो करते हैं। उससे फायदा ओवरऑल किसको मिलेगा? ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। पर अगेन द थिंग इज कि अगर आपको इनिशिएटिव क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिला, डजंट मीन्स कि आप ऐसा कुछ कर दो जो आपकी लिमिट के बियॉन्ड चला जाए, जो आपकी अथॉरिटी के बियॉन्ड चला जाए, वो काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। इंप्रूव टीम वर्क, जब सब मिलकर काम करेंगे, सबके पास पावर मेकिंग है तो सबके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं, तो वो ऑब्वियसली सिंक्रोनाइज करके काम करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की मदद करके काम करेंगे, और फिर उससे क्या होगा? ओवरऑल टीम वर्क इंप्रूव होगा। अब जैसे मैंने बताया ना कि डिसेंट्रलाइज करोगे तो ऑब्वियसली पावर दी तो हुआ क्या कि सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप भी क्रिएट हुआ, ठीक है, उनका रिलेशनशिप है क्या, फ्रूटफुल रिलेशन बनेगा, हेल्दी रिलेशन बनेगा, तो ऑब्वियसली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क भी इंप्रूव देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में? फट्टे चक दे, ठीक है। चलिए जी, तो इसी के साथ क्या बोल सकते हैं हम? कुछ नहीं बोल सकते, आगे बात करते हैं, पहले अभी कहीं नहीं जाना। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया बेटा? हमने मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, तो ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं बेसिकली इस क्लास के अंदर। तो वन शॉट में आप देख रहे हो कितने सारे टॉपिक कवर कर लिए हमने। ऑलमोस्ट 2 आवर्स के ज्यादा का वीडियो नहीं बना होगा, 2.5 लास्ट आवर्स बनाए होंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा था, पर आपके सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अगर आपने 2-2.5 घंटे दे दिए इस वीडियो को, ठीक है, मैं तो 2-2.5 घंटे भी नहीं मांगता कि आप पॉइंट्सों को ज्यादा डिटेल में मत जाइए, जो मैंने ओवरऑल टॉपिक समझाया अगर आपने उसको ही समझ लिया, ठीक है, तो आप काफी हद तक इस चैप्टर को एक बार में ही कवर कर जाओगे, कोई टेंशन की बात नहीं होगी। सो दिस ऑल आर द पॉइंट्स व्हिच हैज बीन कवर्ड अंडर दिस वीडियो। तो आप ये भी देख के समझ सकते हो भैया हमने क्या क्या कवर कर लिया। सो बेसिकली आप जो कॉमर्स की लाइव क्लासेस चल रही है, डेली लाइव क्लासेस, आपको पता है भैया, शिखर जो है 2.0 12th क्लास शाम को 7 बजे आती है, और जो उदय क्लास है क्लास 11th वो रात को 8 बजे आती है। तो कोई टेंशन की बात है नहीं यहाँ पे, ये आपके पास टाइम शेड्यूल है, इसको आप आराम से ध्यान रख लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए, तो जैसे कि हम कहते हैं, थैंक यू सो मच, ऑलवेज रिमेंबर टू लर्न विद स्माइल। कैसा रहा सेशन, कैसी रही क्लास? वन शॉट यूजफुल रहा नहीं रहा? जरूर कमेंट करिएगा, और प्यार अपना दिखाते रहिए, कैसे करके? शेयर करके, कमेंट करके, लाइक करके, बस इसी तरह से जुड़े रहिए। अगली क्लास में या नेक्स्ट वन शॉट में ज़रूर मिलेंगे फिर आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा खैर, इट्स साइनिंग ऑफ, राहुल शर्मा।